जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? और युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? तो दूसरा संप्रदाय भी जिहाद की बात करता है। शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। को गाली पड़ती है। वो ये कहते हैं कि हम गजवाई हिंद करके रहेंगे। माना कि बड़े लोग हैं, ईश्वर से बड़े हैं, पर हम भी तो बागी हैं, बगावत पकड़े हैं। उसने कहा अभी तो केवल भगवा रंग की छाप ओढ़ी है, तब जलवा इतना है, अगर कहीं वास्तव में भगवा ओढ़ लिया तब मेरा जलवा कितना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि मैं किसी विचारधारा का गुलाम नहीं हूं, तो मेरे दृष्टिकोण में वह केवल दोगला है। चीख मेरी भारत के मुसलमान सुन लें, तुम्हें डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसला करके गौरी गजनबियों ने आकर तुमको मुसलमान कर डाला। एनन मेनन, खिलजी खिलजी, बाबर डाबर ये हमारे हीरो नहीं है, और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है, मेरी दृष्टि में वो केवल गद्दार है। जिस दिन ये देश शैतानों के हाथ में चला गया, वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। तुम आपन मनाओ ईद और हम आपन खेली होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोली। कोई हमारी माँ को वैश्या बोले तो मुझे क्या करना चाहिए? जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो फिर इस देश का यूथ कैसा होगा? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट वाला। मैं कुछ और बात करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट इसलिए कि हम अपने अंदर सुधार करेंगे। अब बात करते हैं आज के विषय की। आज़ादी से लेकर आज तक और बहुत सारे मुद्दों पर कवियों ने देश में बहुत योगदान दिया है। खासतौर से मैं बात करूं तो वीर रस के कवियों ने, जिन्होंने हथियार तो नहीं उठाया लेकिन अपने शब्दों और सुरों से इस तरह का माहौल बनाया कि समाज सोचने पर मजबूर हुआ कि उन्हें क्या करना है। आज हमारे साथ जो कवि हैं उनका मैं परिचय आपसे करवाऊंगा, लेकिन बता दूं कि वो वीर रस के कवि हैं और चंबल से आते हैं, जिसे बागियों का गढ़ कहा जाता है। और इसीलिए शायद वो बातें भी इसी तरह करते हैं जिसमें बगावत झलकती है उनके शब्दों में, उनकी कविताओं की पंक्तियों में। तो वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, चाहे वो राजनीति का मुद्दा हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो यूथ का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, सब पर अपने शब्द बाण चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं राम भदावर की। बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर भदावर जी। आप धर्मेंद्र भैया और अभिषेक भाई, आप दोनों लोगों को खूब सारा नमस्कार। और पॉडकास्ट वाला के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख और सुन पा रहे हैं उनको भी बहुत सारा साधुवाद, खूब आदर। मैं आपसे कोई सवाल करूं या मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी किसी कविता के जरिए, जो मैंने आपका तारुफ करवाया, परिचय दिया, चंबल, बगावत, वीर रस, उसको अपने बारे में थोड़ा किसी कविता के जरिए हमारे व्यूअर्स को बताएं। सुंदर सुखद परिवेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं, प्रभु राम के आदेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ये जो शुरुआत है, ये जर्नी जो है आपकी कवि की, कविता की, ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने शुरू किया? आप ये मान के चलिए, मेरा तो ये मानना है, सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि नियति आपको पहले दिन से ही बनाना शुरू कर देती है जो आपको बनाना होता है। तो प्रारंभ से ही मेरी माता जी हैं वो रामचरितमानस का नित्य पाठ करती हैं घर में, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो पता भी नहीं था कि रामचरितमानस भी कविता है। फिर वहाँ से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ये क्रम चलता गया और गांव की रामलीला और तमाम कवियों के छंद, वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। यहाँ तक पहुँचा कि जब ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली, उसके बाद में फिर ये सिलसिला इस निर्णय तक पहुँचा कि अब केवल कविता ही करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो मैं मेरी कविता की इस यात्रा में सबसे ज़्यादा श्रेय श्री रामचरितमानस को देना चाहूँगा।
क्या क्यों? क्योंकि मेरी माताजी प्रारंभ से ही उसको पढ़ती नहीं और वही सुनकर पढ़कर मैं बड़ा हुआ। तो किसी भी बात को बहुत अच्छे ढंग से कहने का तरीका वो केवल मुझे लगता है कि कविता हो सकती है, इसलिए इस तरफ रुझान बढ़ा, इसमें रुचि पैदा हुई। तो आपका क्षेत्र भी यही था या कहीं किसी और लाइन में थे आप? पढ़ाई लिखाई किसी और लाइन मैं में तो हुई हो? विज्ञान का छात्र था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की और वो सब करने के बाद फिर लगा कि नहीं, वो कर लेना चाहिए क्योंकि 60-70 साल का सफ़र है, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो फिर वो सिलसिला मैंने छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया और इस तरफ जुट गया। जो वीर यश के कवि होते हैं ना, उनमें देश प्रेम बहुत होता है। वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए बहुत सारी कविताएं गाते हैं। आपने कहा ही परिचय मैंने में भी। इसीलिए परिचय दिया कि वीर रस के कवियों ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों और अपनी कविताओं से ऐसा माहौल बनाया कि लोगों के दिमाग के तार झंझना जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसी कविताएं होती है। हमारे देश में तो बाकायदा राष्ट्र कवि तक की उपाधि दी गई है बहुत से लोगों को। दी गई है। तो मैंने इसीलिए पूछा। तो इस आपका जो आपने ये चयन किया, आपने बोला कि आपने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग, फिर आप कविता की तरफ आ गए, तो क्या आप अपनी कविताओं के जरिए समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या चीज़ें बताना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं इससे? जी हाँ, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी आपका कि आपने ये प्रश्न किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कुछ लिखा या हमने किसी मंच पे कुछ 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ पढ़ी, अब हमें सुनने के लिए 5,000 10,000 लोग प्रतीक्षा में हैं और वो इस देश के लोग हैं जो मुझे आधे घंटे सुनने वाले हैं। आधे घंटे मुझे नहीं सुनते तो कुछ करते, और कुछ करते तो देश के काम आते। अब मैं माइक पे खड़ा हूँ और मुझे 5,000 लोगों को कुछ सुनाना है, तो मुझे लगता है कि हर वक्ता का ये दायित्व होना चाहिए कि वो आधे घंटे मल्टीप्लाई बाई 5,000, इतना समय आप देश का ले रहे हो, बिल्कुल उस समय का सदुपयोग मुझे लगता है कि देश की बात करने में ही ज़्यादा है। बाकी इधर उधर की बात करने के लिए तो दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर का समय पड़ा है। आपको माँ भगवती ने यदि ये जिम्मेदारी दी है कि आप कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाएं, उनको जागरूक करें, तो आपका ये दायित्व भी बनता है कि आप उतने ही समय में कुछ ऐसा कह दें कि उस 5,000 की भीड़ में कोई एक व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी देशभक्त हो गया तो मेरा उद्देश्य उस दिन का पूरा हुआ। आप देखें, स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर अब तक पूरा देश लड़ रहा था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, हिमाद्र तुंग सुंग से वो सब, चमककुटी सन 57 वो तलवार पुरानी थी, फिर वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, ये सारी कविताएं उस समय के आंदोलन की प्राण बनी और इन्होंने फिर वो युग बदल दिया। लोग उन कविताओं को, उन पंक्तियों को आंदोलनों में गाए और लड़े अंग्रेज़ों से। उससे भी पहले भी आप देख लें, पृथ्वीराज रासो और उस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, तो इधर चंद्रवरदाई खड़े हैं, उधर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ, इधर पृथ्वीराज चौहान खड़े हैं। 2 पंक्तियां बता रही हैं अपने राजा को कि तुमको क्या करना है। तो कविता, और उससे पहले भी आनंद मठ भी आप लोगों ने देखा, उस समय भी वो सब वहाँ से वो निकला, बंकिम चंद्र चटर्जी, और वो हमारे राष्ट्रगीत, हमारे राष्ट्रगान, ये सब कविता ही तो है। कविता वह कामधेनु है जिसके 4 चरण, शिशुपाल सिंह शिशु जी कहते हैं, कविता वह कामधेनु है जिसके 4 चरण सर्वदा कल्पना वन में विचरण करते हैं। यों तो छंदों से पूरी बंधन मुक्ता है, फिर भी छंदों में उसके रूप निखरते हैं। जैसे कोई भी कृति आकृति के बिना अधूरी है, संदेश हमें वह, कोई भी कृति आकृति के बिना अधूरी है, संदेश हमें यह प्रकृति सदैव दिया करती। कहने को गद्य काव्य भी कविता होती है, लेकिन वह छंद विहीन कभी न जिया कर सकती। ये अंतर है, और ये मादा जो है वो केवल हमारी हिंदी माता के ही पास है। आप पूरी दुनिया के, मैं आपके पॉडकास्ट वाला चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों से, और ये बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्व के लिटरेचर में कोई भी राइटर लेके आइए आप, कोई भी पोइट लेके आइए आप, भारतीय मनीषा के इतर अगर एक विचार भी कह देगा तो मैं ये काम बंद करने को तैयार हूँ, ये कविता बोलने को बंद करने को तैयार हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चलते चलते एक मुझे उदाहरण मेरे दिमाग में आया, आपको बहुत शानदार आनंद आ जाएगा। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले एक पुस्तक आई, उसका नाम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन ऑफ लॉ, क्या बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, उसमें लगभग 250-300 किताबें हैं, कहानियाँ हैं,
वो कोई अंग्रेजी राइटर हैं, रांडा बर्न, उन्होंने वो लिखी, वो बेस्ट सेलर है पूरे विश्व में, मालूम। हाँ। और उन्होंने उसमें 250-300 कहानियाँ ऐसी लिखी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अकल्पनीय घटनाएं करवाई केवल ये सोचकर कि हम ऐसा कर लेंगे। उन्होंने सोचा और वो हुआ। कहने का मतलब ये, उसके लिए काफ़ी वैज्ञानिक तर्क भी उसके पीछे दिए कि क्वांटम फिजिक्स में ये होता है, आपके मन में जो विचार है उसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बाहर जाएगा तो उसी तरीके की ऊर्जा को, इतनी मोटी किताब उन्होंने लिखी। मैं उनको बधाई देता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन आप देखें कि हमारी भारतीय मनीषा क्या कहती है, पूरी 300 कहानियाँ पढ़िए आप, फिर हमारे पूज्यपाद युग कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई पढ़िए, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, पूरी किताब खत्म। सही बात है। तो ये जादू है हमारी माँ के पास। और फिर एक हिंदी ही क्या, अब अवधी में आ जाओ, ब्रज में आ जाओ, बुंदेलखंडी में आ जाओ, हम अपने आप में इतने विशाल हैं। तो कविताएं मुझे लगता है कि माँ निषाद से लेकर आदि कवि वाल्मीकि से लेकर और आज तक हमेशा से समाज का मार्गदर्शन करने का काम करती रही हैं, आईने का नहीं। ये जो लोग कहते हैं कि कविताएं या रचनाएं समाज का आईना है, हम आईने नहीं हैं, हम मार्गदर्शक हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे आप मंच पर आते हैं, आप राष्ट्र की बात करते हैं, तो मंच पर आकर जैसे आप संचालन करते हैं तो कोई एक कविता ऐसी ओजस्वी जो वीर रस की हो, तो उसकी 4 लाइनें आप यहाँ पर सुनाएं दर्शकों को, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। मैं प्रारंभ बताना चाहता हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपको 4 पंक्तियां ही सुनानी है, 4 तो मैं ये इतना कहना जिससे दर्शकों को पता पड़ जाए कि राम भदावर क्या है। कि मृत्यु वह नहीं, आपके जीवन का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा घाटा यदि कुछ है तो वही है कि हम मर जाएंगे। इससे बड़ा तो कोई, पर ये तो सत्य है ना, मर जाए, इससे बड़ा कुछ घाटा नहीं होगा। अगर मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस आ जाओगे। बिल्कुल, हम तो उस परंपरा के लोग हैं। तो फिर भय किस बात का है? कुछ भी अच्छा करने, कुछ भी अच्छा जीने के पीछे जो हमारे समाज का भय है वो ये है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं घाटा ना लग जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। तो मृत्यु वह नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वह नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वह नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वह नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। मतलब मौन हो जाना, मौन हो जाना, यही तो मर जाना है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशन में 2-4 लोग आपको गाली देने वाले नहीं है, या 2-4 लोगों को आप गाली देने वाले नहीं हो, तो फिर आप काहे का आदमी हो? इसका मतलब आपको गाली पड़ती है? हाँ, पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि गाली देने वाले कौन है? गाली देने जो मेरी बात से, मेरे विचार से सहमत नहीं होंगे और भौतिक रूप से मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे तो गाली देंगे, या मैं जिनके विचार से सहमत नहीं होऊंगा और उनका भौतिक रूप से कुछ कर नहीं पाऊंगा तो मैं उनको गाली दूंगा। किसके विचारों से आप सहमत नहीं हैं? मैं उन तमाम लोगों के विचारों से सहमत नहीं हूँ जिनके विचार इस देश के समानांतर नहीं है, इस देश के लिए नहीं है। आपको लगता है कि इस देश में ऐसे लोग हैं? हाँ, इस देश में ऐसे लोग हैं और बड़ी संख्या में हैं। वो तो टेलीविज़न पर बोलकर, नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर बोलते हैं, अखबारों में उनके बड़े बड़े बयान छपते हैं और वो ये कहते हैं कि हम गजवाई हिंद करके रहेंगे। आप मौन होने वाले नहीं हैं, मौन मत होइएगा, नाम भी लेना पड़ेगा। मैं सबका नाम ले दूंगा, क्योंकि मैं बताऊं, माना कि बड़े लोग हैं, ईश्वर से बड़े हैं, पर हम भी तो बागी हैं, बगावत पर खड़े हैं। मैं तो ये तय करके चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मृत्यु से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो बस फिर नाम लेने में दिक्कत क्या है। और एक चीज़ बता दूं, जो इस देश में, अभिषेक भैया, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो तटस्थ रहने का भी प्रयास करते हैं। बिल्कुल, इधर का आया तो इधर का भी आए, उधर का आया तो उधर का भी आए, ऐसा नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं किसी विचारधारा का गुलाम नहीं हूँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, या वो किसी एक विचारधारा का पक्षधर नहीं है, तो मेरे दृष्टिकोण में वह केवल दोगला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। विचारधारा सबकी होती है, आपकी विचारधारा के ऊपर जब आपके स्वार्थ लद जाते हैं तब आपकी विचारधारा पीछे हो जाती है, स्वार्थ आगे हो जाता है।
आपने कहा कि जो मेरे विचारों से सहमत नहीं है वो आपका विरोध करते हैं। हाँ, करेंगे। तो आपका विचार तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। तो इस राष्ट्र में रह के कौन है जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हो सकता? राष्ट्र किसके लिए प्रथम नहीं हो सकता है? राष्ट्र उनके लिए प्रथम नहीं है जो इस देश के पब्लिक में बैठकर, सामाजिक पटलों पर बैठकर ये कहते हैं कि हम इस देश को गजवाए, इस देश में गजवाए हिंद करके रहेंगे। हम इस देश में, आप तो छोड़िए, अब तो क्या धर्मेंद्र जी, अब ये मान लो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए संविधान बाद में है, हमारे लिए हमारा अकीदा पहले है, हमारा धर्म पहले। अब इससे बड़ी देशद्रोह की बात और क्या हो सकती है? मुझे बताओ। आप संविधान और कानून को मानते हैं? मानना ही चाहिए, सबको मानना सर्वप्रथम चाहिए। वही है ना, क्योंकि हमारे सनातन के, मेरे माथे पे जो टीका लगा है, हमारे सनातन के जो 30 नियम बताए गए, हमारे तिरंगे में बने चक्र के 24 नियम तो वही के वही हैं। तो जिनको आप कह रहे हैं जो विचारों से सहमत नहीं है, मतलब वो देश प्रेमी नहीं है? वो देश प्रेमी नहीं है। तो क्या आपकी कविता में इतना ओज है, वो 4 लाइन, वो 6 लाइन, वो 8 लाइन, वो 10 लाइन, कि वो उनको सुनाई दे कि देश क्या है, आज का हिंदुस्तान क्या है? उनको सुनाई भी देता होगा मुझे लगता है, और नहीं देता होगा तो नहीं, हमारे माध्यम से हो सकता है सुनाई देगा, पॉडकास्ट वाला के माध्यम से वो सुनाई ये देगा। समझ लें, वो ये समझ लें कि चीख रहा हूं, चीख मेरी भारत के मुसलमान सुन लें। तुम्हें फंसाकर कठिनाई में अपना समाधान कर डाला, तुम्हें डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसला करके गौरी गजनबियों ने आकर तुमको मुसलमान कर डाला। इसके अलावा अगर और कोई किसी भी जाति पंथ विशेष से तुम्हारा लगाव लगा हो तो मुझे बता दो। आप डराए गए, आप धमकाए गए, आप बहलाए और फुसलाए गए, फिर आप मुसलमान बनाए गए, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब आपके लिए ये हो जाए कि नहीं, देश बाद में है, हमारी पूजा पद्धति पहले, तो माफ़ करना आदरणीयों, मुझे इस बात पर आपत्ति है और घोर आपत्ति है। और इसको मैं और स्पष्ट करता चलूँ कि हमारे जो हीरो हैं वो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, ये हमारे हीरो हैं। एनन, मेनन, कैनन, अजनी, गजनी, इल्जी, खिल्जी, बाबर, डाबर, ये हमारे हीरो नहीं हैं। और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है, मेरी दृष्टि में वो केवल गद्दार है। उसको मुंह पर गद्दार कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या उन गद्दारों को अपनी कविता से वापस लाएंगे आप? देश प्रेम सिखाएंगे? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे हुए, मैं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे फौज तैयार हो रही है। इस मन से आप एक बार अपील कीजिए उनको। वो कविता कोई ऐसी हो जो आप गद्दारों के लिए विशेष तौर पे कहना मैंने पहले ही बोला आपको, सुंदर सुखद परिवेश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव पाया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। ये कल्पना करें अगर हिंदुस्तान में न होते तो कहाँ होते? कोई ना कोई रखता, ये आप कैसे तय करेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अफगानिस्तान ने रखा, ईरान ने रखा, पाकिस्तान भी रख ही रहा है, और ताज़ा ताज़ा बांग्लादेश ने रख लिया। जब घर की सफाई होती है तो केवल कीड़े मकोड़ों को ही नहीं, उसमें रहने वाले लोगों को भी दिक्कत आती है। गर्व करें कि भारतवर्ष में है। मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं सुनी आपसे बात करने से पहले, तो उसमें हिंदू मुसलमान बहुत रहता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हिंदू मुसलमान करने से समाज में जो एक ताना बाना है, धर्मनिरपेक्षता का जो कहा जाता है इस देश में, उस पर चोट पहुंचती है या नफरत फैलती है इन चीज़ों से? बात तो यही है कि आज़ादी के बाद से हमने हिंदू मुसलमान ढंग से किया ही नहीं। हमको हिंदू मुसलमान कर लेना चाहिए था, और आज मत करो, आने वाले 10, 20, 25 वर्ष में करना पड़ेगा। इस पे बात ही तो नहीं हो रही है। क्यों ना करें हिंदू मुसलमान? कहाँ लंदन में करेंगे हिंदू मुसलमान? जब हिंदू मुसलमान की छाती पे बैठा है, मुसलमान हिंदू की छाती पे बैठा है, तो हिंदू मुसलमान कहाँ करेंगे? यहीं करना पड़ेगा ना।
तो ये देश इंग्लैंड के हिसाब से थोड़ी ना बना है, ये देश तो लोकतंत्र के हिसाब से बना है। हाँ, अगर ये देश लोकतंत्र के हिसाब से बना है तो वो बोले मुसल्ला बिछा के कि संविधान पहले, धर्म बाद में। तो आप हम कैसे माने? ऐसा तो नहीं कि एक दो की वजह से आप सारे मुसलमानों को एक गाली। दो नहीं है, बस यही तो बात है। ये चश्मा मेरी आंखों पे नहीं है, ये एक दो नहीं है। ये एक दो कैसे हो सकते हैं भाई? एक विचारधारा जो ये कह रही है कि पहले संख्या बल में बढ़ो, फिर जब बढ़ जाओ तब तख्ता पलट कर दो, रमजान के पवित्र महीनों में शांत रहो, छुप कर रहो, और जब वो बीत जाए, वो पवित्र और पाक दिन बीत जाए, तब घात लगा कर बैठो, और इस्लाम न मानने वालों को पहले इस्लाम मनवाओ, न माने तो उनको कत्ल कर दो। मुझे तो ये कहीं से ठीक नहीं लगता, और किसी को भी नहीं लगेगा। अगर कोई दिमाग से, विवेक से काम लेने वाला व्यक्ति होगा तो उसको कैसे ठीक लगेगा? ये इस पर डिबेट होनी ही चाहिए, और लगातार हो रही है। बात ये है कि वो स्पष्ट हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और कितना एग्जाम्पल दिया जाए, 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक वो कहते हैं कि अब इससे भी बड़ी विडंबना क्या होगी अभिषेक भैया, कि वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम बताते हैं कि हम कौन है। इस पर बड़ी चर्चा हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के उस मुसलमान से जो मिंबरों पर नहीं बैठा है, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि एक दो की वजह से सबको नहीं कह सकते, तो जो वो सब हैं एक दो को छोड़ के, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जिस दिन 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो सबसे पहले यही दुबई भाग जाएंगे जो पुलिस हटा रहे हैं। सबसे पहले दुबई यही भागेंगे। मतलब आप बाकियों को सीख दे रहे हैं ये कि भाई संभल जाओ। हाँ जी, आपका नेता कौन हो ये तो आपको चयन करना पड़ेगा ना। 15 मिनट के लिए पुलिस हटेगी तो क्या होगा फिर? आपको क्या लगता है आप अमृत तो पी कर आए हैं कि आप मरेंगे नहीं? हाँ, ये हो सकता है कि आप 2 मरेंगे, कोई 3 मर जाएगा। बात तो ये पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो ये लड़ने वाले थोड़े ही हैं, ये तो सबसे पहले निकल लेंगे, और मरेगा वो गरीब जो अमरूद बेच रहा है, सेव बेच रहा है। अब कितनी एक घटना हो तब। दरअसल बात यह है कि संदेह की कोई दवा नहीं होती। जब आप किसी के ऊपर अविश्वास हो जाता है किसी के ऊपर आपको, तो फिर उसको विश्वास में बदलने में बड़ा समय लगता है। इलाज क्या है? तरीका क्या है? तरीका केवल इतना ही है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तिन भय बिन होए न प्रीत, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इलाज केवल इतना ही है, मैं बता दूं। इलाज बताइए केवल बताइए इतना बता है दीजिए। हाँ बताइए ना। कि ये देश अगर बलवानों के हाथ में रहेगा तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। जिस दिन ये देश अब शैतानों के हाथ में चला गया, बस उसी दिन गड़बड़ हो जाएगा। वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, और तमाम देश दुनिया भर के। आप खूब खड़े करो ट्विन टावर, वो हवाई जहाज घुसा के तोड़ देंगे पूरी इंजीनियरिंग धरी रह जाएगी। नहीं तो इसमें मेरा सवाल ये, आपने अभी, मैं आगे और भी बात करूंगा, आपने कहा देश बलवानों के हाथ में होगा तो सही रहेगा। तो आपकी जो विचारधारा है उसके मुताबिक आप किसको बलवान समझते हैं? कौन ऐसा नेता है या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके देश में हाथ होना चाहिए? व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। हाँ, तो विचारधारा मैं की जरूर ये चाहूँगा कि ये देश ऐसी विचारधारा के हाथ में हो जो इस देश के बलिदान को सम्मान देना जानती हो। मैं चाहूँगा ये देश ऐसी विचारधारा के हाथ में हो जो सर्वे संत सुखना की विचारधारा को बढ़ाने के, सबको लेकर के चलने की बात करता हो, गरीब को भी अमीर को भी। हाँ, ये बात सही है कि आदर्शवादी बातें कुछ और होती हैं, धरातल पे चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, उनमें समय लगेगा। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि ये देश ऐसी विचारधारा के हाथ में हो जो इस देश के भविष्य का निर्माण करने का मादा रखती हो, जो इस देश के इतिहास को संजोने का काम करती हो। मैं चाहूँगा कि ऐसी विचारधारा रहे, इस देश के अस्तित्व को माने, इस देश को पुरातन माने, इस देश को सनातन माने। 1857 से बाद का बना हुआ देश है, 1947 के बाद का बना हुआ देश न माने, इस देश को पुरातन माने।
चिरंतन माने, सनातन माने। मैं ऐसी विचारधारा के पक्ष में खड़ा हूँ। ये तो सरकार जो हमारी वो भी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ तो सबको लेके चलने की बात तो होती है हाँ, तो अच्छी बात है ये। समाज में। तो दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत है ना, दिक्कत अभी आपने कुंभ में देखा हम्म, भाई, इस देश के बहुसंख्यक समुदाय का इतना बड़ा उत्सव। और ये बात भी मैंने छोटी कह दी, क्षमा चाहता हूँ, कि बहुसंख्यक क्यों, इस देश का इतना बड़ा उत्सव, पूरे विश्व में इतना बड़ा उत्सव कहीं नहीं होता। वहाँ राजनीति के कुछ जुड़े हुए लोग इस इंतजार में हैं कि कब हादसा हो जाए तो हम अपनी रोटियां बनाएं, कब आग जले तो हम अपनी खीर पका लें उस पर। क्या चाहिए, क्या करोगे इतना पैसा कमा के, इतनी पद प्रतिष्ठा मान, क्या करोगे? शाम को 2 रोटी खाओगे, मर जाओगे उसके बाद। तो ऐसे मौका परस्तों के लिए आप कुछ कविता 2 लाइन सुनाएं, मैं चाहता हूं, जो ऐसे मौका परस्त हमारे सियासतदान है। इटावा में कवि हुए शिशुपाल सिंह शिशु जी, अब तो नहीं रहे बेचारे सद्दे। उनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा लहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। बरलो बैंक है, आप राजनीति कर रहे हैं तो आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जब तक समाज की लड़ाई लड़ेंगे तब तक आप अच्छे नेता हैं। जिस दिन आप समाज की लड़ाई से हटके आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने लगेंगे, पार्टी की लड़ाई तो ठीक है, व्यक्ति की लड़ाई खराब है। जब आप स्वयं केंद्रित होकर के लड़ने लगेंगे, आप अनीति पे चले जाएंगे, महाभारत होगा। और वही हो रहा है, बस अवसर नहीं लग रहे हैं, एक दूसरे को मार खा जाएं। एक कोठरी में बंद कर दो तो शाम तक 2-4 मरे मिले उसमें। बधाओ भाई, बचपन कहाँ बीता? बचपन गांव में। गांव कहाँ? इटावा में एक पारपट्टी क्षेत्र है जिसको भदावर भी कहते हैं, अभी धनंद भैया ने रेखांकित किया। उसमें एक गांव है मेरा, छोटा सा पछाएं गांव, लगभग 700 साल पुराना गांव है, वहीं बीता। अच्छा, फिर भ्रमण कब से शुरू हुआ आपका? 10वीं तक वहीं खाए खेले पले बड़े। फिर चूंकि विद्यालय नहीं था गांव में, मतलब विद्यालय तो था, उसमें साइंस नहीं थी तो फिर 11वीं 12वीं आगरा से की, फिर इंजीनियरिंग मेरठ से की, फिर उसके बाद इसमें आ गए NCR में। पिताजी ने मना नहीं किया क्या करने जा रहे हो? पिताजी ने मना नहीं किया, पढ़ाई तक तो नहीं किया, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो मैंने किया उसी के लिए पूछा। मैं वही पूछ रहा हूँ। उसके लिए फिर पिताजी ने बहुत मना किया। पिताजी इंजीनियरिंग ने पढ़ाया, सिविल इंजीनियर बनाया, सिविल इंजीनियर का डिमांड होता है, और आप कहाँ हाँ, कविता? थोड़ी उनकी चिंता ये थी। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, मुझसे 2 भाई बड़े हैं, मैं तीसरे नंबर का, छोटा है। तो पिताजी ने तो वो तो जो कहते थे वो तो कहते ही थे, वो ये कहते थे, उनकी चिंता यही थी कि भाई कुछ सब कुछ ठीक हो जाए, कहीं परेशान ना हो, भटके ना। जो एक पिता की अपने पुत्र के प्रति चिंता होनी चाहिए थी वही थी, वो गलत नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेरे दोनों बड़े भाइयों, जब मैंने नौकरी छोड़ी और मैंने कहा कि मैं ये करूँगा, तो आप देखिए कि है तो कलयुग, लेकिन अच्छाई भी बनी रहती है। तो जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने तो कहा कि तुमको जो करना है वो करो, चिंता मत करो। लेकिन उनसे जो छोटे भाई हैं वो शुद्ध किसान हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पढ़े लिखे नहीं हैं, वो गांव में खेतीबाड़ी संभालते हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देखो ऐसा है, मैं 1 साल में इतना गेहूं पैदा करता हूं कि 2 साल खाओगे, अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। तो बस इतना सपोर्ट, इतना बल बहुत होता है। फैमिली का सपोर्ट मिला। हाँ, भयंकर। और आज भी आपको देश के मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे उन वैचारिक घोटाला रखने वाले लोगों से प्रॉब्लम है जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। आप कुंभ की कुछ बात कर रहे थे, कुंभ में आग, कुंभ में भी जाना चाह रहे थे ना मुसलमान, कह रहे थे उनमें भी जाने का दुकान परमिशन लिया लगाने जाए। के लिए और बाकी चीजें। हाँ लिया, इवन वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी जमीन है। तो हमारे गांव में कहावत कही जाती है वैसे कि भैया कि अम्मा मीठी दद्दा मीठी तो सरगे को जाए। मतलब नहीं समझा। मतलब जब अम्मा भी अच्छी लगती हैं और दादा भी अच्छे लगते हैं तो स्वर्ग कौन जाएगा, फिर मरे कौन? अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। तो आपको व्यापार, अब बात तो यही है ना, आपको व्यापार तो करना है यहाँ इलाहाबाद में, और फिर आपको उसमें थूक के भी खिलाना है। उसमें आपको अरे क्या क्या तो नहीं हुआ। आप तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, आपको सब पता है। और अब क्या पत्रकारिता से जुड़े हुए होने का है, अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो अविश्वास है, आप क्यों कमाएंगे भाई? आप हमें गाली भी देंगे, आप हमसे कमाएंगे भी। ये बात मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ, इस देश के वर्तमान में सनातन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यही कह रहा है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे लोग कह रहे हैं।
तो हम ये तो नहीं जाते। वो साफ लिखा है बात, आप किसी भी मस्जिद के बाहर जाइए कि यहाँ पर पार्किंग केवल नमाजियों के लिए है, अंदर केवल मुसलमानों का प्रवेश है। तो भाई हमारे अवध प्रांत के कवि हैं, उनका नाम मुझे विस्मृत हो गया, वो कहते हैं कि तुम आपन खेलो ईद, तुम आपन मनाओ ईद, और हम आपन खेली होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोली। तो अपने त्योहार आप मनाओ, मस्त रहो, अपने उत्सव मनाओ, उसमें लगाओ दुकानें, कमाओ खूब, और हमको हमारा काम करने दो। आपको क्यों आना है कुंभ में? आपकी आस्था क्या है गंगा में? आपकी आस्था क्या है सनातन में? आपके लिए तो हम काफिर हैं ना, तो आपको काफिरों से क्यों कमाना? ये तो हराम हुआ। कयामत के रोज जवाब दोगे कि नहीं दोगे कि काफिरों के यहाँ से कमा के लाए थे तो खाया था? तो डरो अल्लाह से। आपने एक बात कही कि जो देश जो राजनीतिक विचारधारा है या जो राजनीति के लोग हैं, वो भारत का जो वैभव था, जो गौरव था, उसको संजोएं, यस। उसको संभालें। तो सरकार क्या है कि आजकल बहुत सारे पाठ्यक्रमों में भी चेंज हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में बदले जा रहे हैं, तो उसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ सनातन और हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पे बाकी लोग थे जिन्होंने किया उनको हटाया जा रहा है, और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जो महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहिए, जो अशोक के बारे में जानना चाहिए, जो कहना है आप लोगों का या बहुत से लोगों का कि भारत महान रहा है अशोक के ज़माने से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से, हर्षवर्धन के ज़माने से, जिनका राज अफगानिस्तान के आगे तक भी अखंड भारत होता था, तो वो नहीं पढ़ाया गया। अब सरकार उसमें बदलाव कर रही, तो कहा जा रहा है कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, एक खास समुदाय, मुस्लिम अब समुदाय। तक ये नहीं हो रहा था तो वो षड्यंत्र नहीं था। आज़ादी के 10 वर्षों तक, लगभग 2 कार्यकाल तक, इस देश का शिक्षा मंत्री कौन रहा ये सबको मालूम है। जैसे चाहा वैसे पढ़ाया गया। अब हमें एक बात बताओ, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए देश को अलग कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए देश बिल्कुल अलग कर दिया, अच्छाई और बुराई में से कोई क्या चुनेगा? जाहिर सी बात है, अच्छाई कोई चुनेगा ना। तो एक तरफ अकबर है और एक तरफ महाराणा प्रताप है। अब मुझे कोई ये बता दे कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, काला कौन सा है और सफेद कौन सा है। एक व्यक्ति है जिसके हरम में 500 से ज़्यादा महिलाएं हैं। क्या कहते हैं इसको, हरम में अगर इतनी सारी महिलाएं, उसका मतलब क्या? उसका मतलब रेपिस्ट ही हुआ ना। बिल्कुल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रेपिस्ट है, जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, मुझे नहीं धर्म परिवर्तन करना, तो मेरी गर्दन में तलवार धर के करवा दोगे क्या? सिखों से पूछो, वो बताएंगे अच्छाई क्या है बुराई क्या है। 3-4 साल के बच्चे का कलेजा निकाल के बंदा सिंह बहादुर के मुंह में घुसेड़ दिया कि बोलो सलाम जिंदाबाद, नहीं तो मरो। तो मैं थोड़ी देर के लिए राष्ट्र को अलग कर दो, चलो 1857 1947 से पहले का देश में अलग मानता हूं, लेकिन अच्छाई तो चुनोगे कम से कम। अगर इतने अंधे हो तो फिर आपका अंधे बने रहना आवश्यक है। पर आप जिनको कह रहे हैं उन्होंने तो इस देश को चुना है ना। नहीं 47 ना, में। ना, 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 अरे अभिषेक भैया, ये बात आप भी जानते हैं। आपका प्रश्न ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात आप भी अगर जानते उनको कहा होता तो चले गए होते पाकिस्तान। उन्होंने चुना है इस देश कहा को। गया था, चुना है इस देश को, मैंने मान लिया। चुना है तो ढंग से चुन लो ना, फिर चुनो अच्छे से। बोलो एक बार कि हम भारत का मुसलमान गाय खाना बंद कर देगा, अच्छे से चुनो ना। मेरे हो तो मेरे दिखो भी, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा, ये क्या बात हुई? गाय तुम खाना मेरे बंद बाकी कर सब दिया, फिर तुम्हारा। गाय का एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, जब मैं, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं ये कहूँ कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ये चोर है, और उसको बोलूँ कि आप चोर हैं, तो वो ये ना सफाई दे कि मैं चोर हूँ कि नहीं, वो ये कहता है कि बी भी तो चोर है। आप अपने हिस्से का काम करो ना, आप खाना बंद करो। आप बोल दो एक बार मस्जिदों से जहाँ आपके धौंतू लगे उनसे एक बार बोल दो जय श्री राम, तो हमें भी अच्छा लगे कि कुछ भाईचारा दिखाया गया। अगर हो रहे हो, चुना ना इस देश को, तो पूरा चुनो। मैं कई ऐसे अरे नाम हमारे जानता हूँ आपको, मुसलमानों का, मुसलमान लेडीज का, हाँ, जेंट्स का, जो जय श्री राम बोलते हैं। उनको स्वागत करता हूं, और जहां मेरा तिलक है उनको वहां पर स्थान देने के लिए का बयान देता हूं। ऐसे लोग तो हों, इन्हीं की तो संख्या बढ़ानी है, निकाला तो नहीं जा सकता। सच तो यही है ना, क्या होगा? आपने कविता भी कही थी इस पर, निकाला नहीं जा सकता। वो कविता आप, मैं चाहूँ कि आप सुनाएं। अभी विस्मृत है, जैसे आती है मैं बताता हूँ आपको। भाई गद्दारों को निकाला तो नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन निकाला ऐसे, ना जाए। मैंने ये कहा हाँ, था कि 10-20 करोगे, बहुत छोटी सी हाँ, बात है। छोटी सी, आप इसको थोड़ा अपने तरीके से एक बार सुन। बहुत छोटी सी बात है कि ये देश अभी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और मुझे लगता है कि 75% जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या है।
उसके बाद में भी आप ये कह रहे हो कि नहीं, ये तो अल्लाह की करम है, देन है, ये देश के हित में है या अहित में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार को कहिए रोक दे। सरकार सरकार कैसे क्यों रोक नहीं- देगी? ठीक है, मैंने मान ली। सरकार रेड लाइट नहीं रोक पाई। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? सरकार आप कौन है? सरकार को क्यों नहीं, उन पे मैं क्यों नहीं बताता कविता हूं, बना रहे हो, मैं उनको बताता क्यों हूं, नहीं गाली दे रहे हो? मैं बताता हूँ, सरकार नहीं रोकेगी। सरकार इस आप देश सरकार में- गाय एक्सपोर्ट कर रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कह रहे हो आप सुधरो। एबी का उदाहरण दे दिया आपने। सरकार अगर कुछ नहीं कर रही, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे। जनसंख्या आप कानून बोलिए पर। ना, जनसंख्या कानून लाइए। कई 10 सालों से 15 सालों से हम सुन रहे हैं कि जनसंख्या कानून आएगा, क्यों नहीं आ रहा? उसके लिए भी बातें चल रही है ना, उसके लिए भी बोला जाता है। जो लोग दोषी हैं, मैंने पहले ही कहा, जो दोषी हैं फिर वो चाहे सरकार में बैठे हों, मुझे कौन सा भजिया तलना है उनके साथ? तो कोई कविता है उनके लिए भी? उनके लिए जो है मैंने तो बहुत पहले कहा था कि वो फला व्यक्ति हैं या दिमाग के व्यक्ति हैं, कोई भी है, कि वो उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, वो स्मृत नहीं होते, वो भूलते नहीं हैं। तो जो भूलता नहीं है वो स्क्रिप्टेड है। अच्छा, जो वो भूल बोलते सब है। जो लोग दोषी हैं फिर वो चाहे सरकार में हो चाहे सरकार में ना हो, जो दोषी है वो दोषी है। सरकार इस बात के लिए, आपने कहा ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस बात न लाने के लिए भुगता ना उत्तर प्रदेश में, और अभी फिर 27 सूचना हुए, अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई, तो फिर भुगत लेंगे। आपने कहा कि जो अच्छा और बुरा दो चरित्र, कैरेक्टर, किरदार होते हैं। यस। तो इस देश में ये भी होता है, बहुत बार मैंने सुना, जब विवाद होते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, तो ये कहा जाता है कि इस देश में हमारे बाप दादाओं ने 900 साल, 1000 साल राज किया है, तो वो तो अकबर को ही चुनेंगे ना। हाँ, तो जब आप अकबर को चुनेंगे तो फिर महाराणा प्रताप को हम चुनेंगे। फिर ठीक है, पड़ेगा कौन भारी फैसला मैदान में होगा। अगर बहस, निर्णय करने के लिए बहस करनी है तो दो बातों में निर्णय हो जाता है, और केवल बहस करने के लिए बहस करनी है तो करते रहो 75-76 साल तक बहस। आखिरी में निर्णय तो लेना पड़ेगा, या तो कमर तक पानी है अभी तैरना शुरू कर दो, या नाक तक डूब जाओ तब तैरना शुरू करो। तैरना तो पड़ेगा। आप संविधान को मानते हैं ना? यस, मानता हूँ। कानून को मानते हैं? बिल्कुल। आपकी एक लाइन है, ये तो लाइनें चली रही हैं, एक लाइन और मैं बोलता हूँ कि जिनको खालिस्तान चाहिए हमको उसकी जान चाहिए। जान चाहिए। कानून से ऊपर हैं आप। एक कवि की भाषा, कवि ये तो क्यों किसी संविधान की भी जान कह मांग रहा है? संविधान भी संविधान में भी दंड संहिता है ना। हाँ, इस देश के कोई टुकड़े करेगा तो क्या संविधान उसको दंड देने की तो बात नहीं संविधान देगा ना, कविराज क्यों देंगे? करेगा? अरे संविधान ही देगा दंड, तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। आपने कहा हमको उसकी जान चाहिए। हम कौन हैं? हमको आप हमको बताइए। अलग क्यों करते हैं? नहीं, मैं अलग नहीं कर रहा। हम ही संविधान है। 1/140 करोड़ भारत मैं हूं, और 1/140 करोड़ भारत आप हैं, और हम सब मिलके भारत हैं, और हम सब मिलके संविधान। इस देश को बांटने की बात यदि कोई करेगा तो संविधान थोड़ी बोलेगा, कानून बोलेगा ना, कानून हाँ। के तहत सजा होगी। तो जिनको कानून के खालिस्तान तहत सजा होगी। तो मैंने ये थोड़ी कहा कि हम तुम्हारा गला काट देंगे जाके, जान मतलब फांसी क्या पे होता है? लटकाएंगे। पहले कोर्ट में पेश करेंगे, फिर जज साहब बोलेंगे टू हैंग टिल डेथ, डेथ कर देंगे तुम्हारी। और हाँ, नियम जो होते हैं, जी। चाहे वो संविधान हो या फिर किसी भी प्रकार के नियम हो, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो नियम हमारे लिए बाध्यता बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। देश हित में यदि तोड़ने भी पड़े तो मुझे लगता है कि तोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। महाभारत काल से लेकर के अगर उस दिन अभिमन्यु ने नियम तोड़ दिया होता, पांडवों ने नियम तोड़ दिया होता, तो अभिमन्यु जिंदा होते। उस दिन, जिस दिन द्रुत कीड़ा हो रही थी, जिस दिन जुआ खेला जा रहा था, द्रौपदी हारी जा रही थी, उस दिन अगर पांडव नियम तोड़ देते, वचन तोड़ देते, तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता, महाभारत नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ इतनी विकट होती हैं कि नियम हमारे ही बनाए गए नियम हमारा हाथ बांधने का काम कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि नियम तोड़ देने चाहिए। अच्छा, एक चीज़, पढ़ाई पे भी एक जगह हम लोग कहीं बातचीत किए हैं, तो आपको क्या लगता है स्कूलों में रामायण महाभारत पढ़ानी चाहिए? यस, पढ़ाई जानी चाहिए। हमने डीएम तो तैयार किए, कलेक्टर तैयार किए, नेता तैयार किए, इंजीनियर, डॉक्टर्स सब तैयार किए, लेकिन भ्रष्ट तैयार किए। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन भ्रष्ट है। वो कलेक्टर इसलिए थोड़ी बनता है कि उसको जिले की सेवा करनी है, उसकी क्यों पहली बनता है? प्राथमिकता तो कुछ और ही है। क्या है? धन कमाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, पैसा कमाएगा। कौन नहीं कमाता? किससे छिपा है ये? कोई मुझे इस बात के लिए फांसी दे तो कल देता हो तो आज दे दे। सच तो यही है, दनादन चल रही है खेल
हमने अध्यापक बनाए, लेकिन वो भी भ्रष्ट बनाए। वो भी लंच के बाद में टेबल पे दोनों पैर टेक के 2 घंटे की नींद फंसा देते हैं अच्छी। हमने इंजीनियर्स बनाए, ये तो नोएडा में बैठे हैं हम लोग, मतलब देश यहाँ में भी है ना प्राधिकरण। मैंने तो इसमें ठेकेदारी करी 2 साल। एक एक इंजीनियर के घर में कितना कितना पैसा निकलता है, कौन है ये लोग। तो इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि कम से कम वो नैतिक रूप से तो ठीक हों। वैज्ञानिक शिक्षा में भले ही थोड़े कमज़ोर हों, चलेगा। अगर आज़ादी है, मैंने मान लिया कि स्वतंत्रता मिल चुकी है, आज़ादी है, तो खाने की आज़ादी है, तो क्या किसी का मांस खा जाओगे, किसी का हक खा जाओगे। बोलने की आज़ादी है, तो क्या किसी को गालियाँ बकोगे, किसी को कोसोगे। पहनने की आज़ादी है, तो क्या नंगे घूमोगे। आज़ादी का ये मतलब तो नहीं था। क्या है आज़ादी का मतलब? आज़ादी का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करें, वो करने से पहले ये सोच लें कि उसका इस देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप हम कह रहे हैं बाद किसी में की जान ले लो तो क्या उससे देश का प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप किसी को बांटने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान जाओ, आप किसी को काटने की बात कह रहे हैं, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैं बताता हूँ। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। लेकिन आपकी वाणी गजब ओज की है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सबको मार, मैं ये नहीं कहता। आपके 4-5 बार आपने इस बात को रेखांकित किया कि किसी को मार देना संविधान के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। अब इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये कि बलवान बनने में क्या दिक्कत है। नहीं, युद्ध तय है, युद्ध की तैयारी करो, क्या है Yes, इसका मतलब? युद्ध इसलिए तय है, ये कहा जाता है कि प्रेम इस दुनिया का नियम है, वो आधार है। ये पूरी सृष्टि प्रेम से चली है भैया। तो युद्ध इस जीवन का नियम है। अपने अपने हिस्से की लड़ाई तो सबको लड़नी पड़ेगी। जिसको हम सीता की खोज कहते हैं, वो कोई सीता की खोज नहीं है, वह शक्ति की खोज है, जो हर युग में हर राम को करनी पड़ेगी अपने अपने हिस्से की। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही ही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे, और युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। हमारे बुलंदशहर के 60-84 के बड़े अच्छे कवि हैं आदरणीय अर्जुन सिसोदिया जी। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़ाई तो ये है, लड़ाई वो सरहद पे खड़ा हुआ जवान भी लड़ रहा है जो हाथ में बंदूक लिए हुए, लेकिन लड़ाई तो वो किसान भी लड़ रहा है जो जनवरी की ठंड में रात में 4 बजे अपने गेहूं में पानी लगाता है। लड़ाई वो बच्चा भी लड़ रहा है जो सुबह 10 किलो किताबें पीठ पे टांगता है, शाम को 4 बजे आता है लौट के घर स्कूल से। लड़ाई तो वो भी लड़ रहा है। लड़ाई वो व्यापारी भी लड़ रहा है जो दिन भर कमाता है, शाम को टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है। तो हम अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ें, और लड़ेगा वो जो तैयार होगा। कायरों के द्वारा की गई प्रार्थना, प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। प्रार्थना करने के लिए भी बलवान बनना पड़ता है। दिनकर कहते हैं, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। बिना जहर वाला सांप बोले कि जाओ तुमको छोड़ दिया तो लोग हंसेंगे ही ना। तो मैं कह रहा हूं कि बलवान बने रहो। शासन, प्रशासन और सनातन, जब तक इस देश में तीनों बलवान नहीं होंगे तब तक इस देश का कुछ अच्छा, ये होने तो वाला है धर्मेंद्र जी कि इस देश में बीते 70 सालों में, या आप कहिए 60 सालों में, या 55 सालों में, एक पल ऐसा जरूर लगा कि
हिंदुओं को कम आंका गया और मुसलमानों को सब कुछ दिया गया। हाँ, तुष्टीकरण बहुत हुआ है और वो राजनीति। सिर्फ किसके लिए? वोट के लिए। वोट के लिए तुष्टीकरण हुआ है। हर कोई जो भी किया वो वोट के लिए किया। हम्म, अब आने वाले समय में जब पिछले 10 सालों में या 12 सालों में जैसा कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण अभी भी कई लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं सब बहुत। नहीं कर रहे हैं। जिन पार्टियों का वोट बैंक मुस्लिम है वो तुष्टीकरण करेंगे, तुष्टीकरण उनके अब कोई रास्ता नहीं है तो वो तो करेंगे ही करेंगे। तो ये हमेशा होता है, लेकिन फर्क ये आया है इससे तो देश पे फर्क पड़ रहा है ना, तो देश के को- इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो फर्क। देश को बहुत हमारे आपसे बहुत- टैक्स लिए जाते बहुत हैं, कटु बात है लोगों ये। में फ्री बांट दिया जाता है। आप भी टैक्स देते होंगे, बिल्कुल। बहुत मैं भी गलत- टैक्स दे रहा हूँ, हाँ हाँ ये भी टैक्स दे रहे हैं। चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट भी नहीं, फ्री गवर्नमेंट देने का काम कर रहा है, हाँ। कुछ भी फ्री दे रहा है, एक दाना भी क्यों चाहिए फ्री? हमें इस देश की जनता को क्यों नपुंसक बनाना है? अच्छा, आप- क्या देना चाहिए देश को? केवल 3 चीजें दे दो आदरणीय, बाकी हम सब अपने आप देख लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। चौथी चीज हमें चाहिए ही नहीं, केवल ये 3 चीज दे दो। टाइफाइड की जांच कराने में 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है। रामलाल के पास जाओगे तो वो बोलेंगे श्यामलाल से कराओ, फिर श्यामलाल के पास जाओगे तो वो बोलेंगे कि घनश्याम से कराओ। बड़ी विडंबना है ये। भाई आप देखिए, हम डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं। आपके पास गया, आप डॉक्टर हैं तो आप अलग जांचें करेंगे। अरे रोग तक तो पहुंच ही नहीं रहा है मरीज। मेरा एक दोस्त है, बुंदेलखंड में सागर एक जगह है, उनकी माता जी के 8 लाख की जांच कर दी 6 महीने में, रोगी पता नहीं है क्या है। आप कल्पना करेंगे। और ये मेडिसिन 10 पैसे की, 10 रुपए की, क्या क्या कहा जाए, ये सब कुछ तो खुला है। तो इसमें भी तो सरकार का रोल है। अगर 10 पैसे की दवा 10 रुपए में बिक रही है तो ये तो सरकार का काम है ना, उसका प्राइस नियंत्रण करना। यही मैं कह रहा देखिए, हूँ। हम दोनों हमने धर्मेंद्र भैया, मैं यही कह रहा हूँ, हमने सब कुछ सरकारों की तरफ कर दिया, सब कुछ सरकारों की तरफ कर दिया। नाली में पानी चौक है तो सरकार खोलेगी। अरे राजा कौन है सरकार? सिर्फ माता द्रौपदी का चीर ना समझा जाए और मां सिया की भी तकदीर ना समझा जाए। 5 वर्षों के लिए हमने चुना है तुमको, सत्ता को अपने बाप की जागीर ना समझा जाए। आप बटे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हारा शोषण करती है, अपने हिसाब से काम करती है। हम राजा हैं, गवर्नमेंट राजा नहीं है। पहले हम इकट्ठे तो हों राजा के रूप में, हमारे सर पैर आँख कान नाक बाल सब इकट्ठे तो हों, एक शरीर में तो हों, एक बॉडी तो हों हम पहले। ये तो 2 मिनट में सुधर जाएंगे, लेकिन हम तो खुद ही भगते हैं इनकी फॉर्च्यूनर के पीछे। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो कहते हैं ठीक है करो संघर्ष भैया जी फॉर्च्यूनर में है आप जो आपकी कविताएं हैं या जो भी चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आप सनातन की भी बात करते हैं। सनातन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि सनातन पर बात करना किसी धर्मगुरु का, धर्माचार्य का काम है या कवि का काम है? सनातन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का काम है। जो भी सनातन का अनुयायी है, सनातन का धर्मावलंबी है, उस प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य है कि वह पहले सनातन को समझ ले। और इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इतना है कि सोच, दया, तितिक्षा, यम, नियम, संयम, तपस्या, प्रवृत्ति, निवृत्ति, नाम जप, ये सब आपके अंदर है तो आप सनातनी हैं। ये सब नहीं है तो ढोंग करना बंद करिए, आप सनातनी नहीं। पहले तो ये कर लें। अब ये भी कहा जाता है कि सनातन जो है मिटाया नहीं जा सकता। सनातन है, सनातन है, जो है वो तो रहेगा, हमेशा ही रहेगा, मिटाया नहीं जा सकता। तो फिर किसको बचाने की बात कर रहे हो? अब मैं उन लंपटों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त भाई मेरे, इसको ठीक करो। हम सनातन को बचाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सनातन के मानने वालों को बचाने की। जो सनातन के अनुयायी हैं, हम उनको बचाने की बात कर रहे हैं। सनातन तो है ही। तो 2 चीज़ें हैं। पहली ये कि एक तो हम अंदर दर्शन कर लें अपने, हम कितने सनातनी हैं। दूसरा ये कि अगर मैं ये विचार भी रखता हूँ कि मैं सनातन को मानता हूँ, भले ही ना मानता हूँ, अगर मैं ये विचार भी रखता हूँ, तब भी हमें उस व्यक्ति के रक्षार्थ खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम धर्म संप्रदाय अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। और आपको पता है कि 10-15 भेड़िए अगर इकट्ठे हो जाएं तो शेर का शिकार कर लेते हैं। तो शेर को इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए कि मैं शेर हूँ। वो 2-3 इकट्ठे हों तभी खेल कर देना चाहिए।
तो आप जब तैयारी कहते हैं, युद्ध की तैयारी, धर्म युद्ध या जो भी युद्ध आप उसको परिभाषा दें, मैं संज्ञा दें, सॉरी, तो वो करने की बात करते हैं, तो दूसरा संप्रदाय भी जिहाद की बात करता है, तो वो कहाँ से गलत हो जाएगा? फिर वो भी कहेगा हम भी लड़ रहे हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। पहले तो हमें युद्ध समझ लेना चाहिए कि युद्ध है क्या। तलवार लेके या किसी की गर्दन काट देना या बंदूक लेके किसी की जान ले लेना ही युद्ध नहीं है। युद्ध तो हम और आप दिन भर लड़ी रहे, जीवन ही संग्राम है। हमारे और आपके हृदय में पनपने वाला द्वंद्व, ये भी युद्ध ही है। सुबह जागने से लेकर शाम को सोने तक ये युद्ध ही चल रहा है। तो सबसे पहले तो युद्ध की परिभाषा ठीक कर लीजिए। दूसरा चीज ये है, हम तब तक, बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें, जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हों अपने राजाओं की, और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। मां निषाद से लेकर नई बहारों तक, बोलिए कौन सा प्रश्न उठाया जाए, और हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की, सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की, अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। हम पत्थर पूजने वाले लोग हैं, पत्थर मारने वाले नहीं। दोनों में अंतर है। और मैं जब ये कहता हूं कि युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो, तो मैं कहता हूं गेट रेडी, युद्ध करो, ऐसा नहीं कहता हूं। जब कोई करे फिर निबट लो। आपने बहुत अच्छा समझाया। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कभी डर लगता है? डर तो कभी नहीं लगा और किसी से नहीं लगा। हाँ, कभी कभी खुद से ही डर लगता है कि कई बार इतना हो जाता है कि वो मेरी भी पकड़ के बाहर चला जाता है, तो उससे डरता हूँ कि कहीं मैं ही कुछ अनर्थ न कर दूँ। तो आप जिस तरह की कविताएं कहते हैं, एक संप्रदाय विशेष के लिए भी बातें रहती हैं आपकी, तो क्या उधर से कोई रिएक्शन कभी आपको मिला? आता भी होगा, आता भी है, कई बार आता भी है। दो एक बार धमकियाँ पमकियाँ भी आती रहती हैं, और आती रहती लगातार तो नहीं कहूँगा, इसीलिए मैंने पूछा कि फेंकने वेकने वाली बात नहीं है। दो एक बार आई हैं, एक आध बार कुछ उस खालिस्तान के टाइम पे कनाडा वनाडा से भी फ़ोन आए थे, तो बोले कि मार देंगे तुमको। तो मैंने कहा कि मेरा ग्राम पोस्ट पछाएगांव, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश। दिन में रात में जब मर्जी हो तब आओ मारने, बस सामने से ही मारना। तुम क्या मारोगे? मेरे अगर 60 साल 64 दिन है तो उतना ही चलूंगा, क्या मारोगे तुम? अच्छा, कुछ घटनाएं हैं उसको देख के आपका खून खौलता होगा। मणिपुर की वीडियो देखे थे? हाँ, खून खौला था, क्योंकि आप इस जिस देश तरह के के कवि लिए, हैं ना, खून इस खौलना देश के लिए ये कलंक जैसी घटना है। इन पर कोई दोषी नहीं है, इनमें केवल और केवल और केवल प्रशासन दोषी है, और कोई नहीं। तो कुछ लिखा आपने, आपका जब खून खौला? क्योंकि जब वीर रस का कवि जो होता है ना, और ओजस्वी कवि जब होता है, वो जो लिखता है जब खून खौलता है, तो कई बार स्थिति ऐसी होती है अभिषेक भैया, अब ये मान लो, अब वो मैं एक तो बहुत बहुत प्रयास ये करता हूँ कि कोई भी घटना हो तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न जाए, क्योंकि वो तुरंत प्रतिक्रिया तो पत्रकारों का काम है, वो तो हमारे बड़े भाइयों का काम है, वो करेंगे। तो मैं पहले घटना को पूरा देखूं, पूरा समझूं, फिर उसके बाद में उस घटना पर कुछ ऐसा लिखा जाए कि कालांतर में उससे कुछ सीखा जाए, कुछ समझा जाए। तो मणिपुर की घटना या इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो दिल्ली वाली हो या वो बड़ी हृदय विदारक हैं, और झूठ बोलता नहीं हूँ मैं, सच कहूँ तो उन पर अभी कुछ लिख पाया नहीं, कोशिश और तो कलकत्ता के बारे में मैंने सुना आपने कुछ लिखा है? कलकत्ता के बारे में तो अभी नहीं। कहाँ सुना आपने, बताएं आप, याद दिलाएं, हो कुछ होगा तो जरूर कहूँगा मैं।
नहीं, मुझे कहीं सुनने में आया था, आपने कुछ लिखा है ममता बनर्जी हाँ हाँ, नहीं, ममता बनर्जी की नहीं, मैंने ये कहा था कि इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं, जो तमाम जो बातें मैं कर रहा हूँ, इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं, देश की पहले है। इस पुण्य धरा के साथ साथ अंबर विशेष की पहले है। बंगाल जाए, केरल जाए, अरुणाचल खालिस्तान कटे, यह नवल रूप भारत माँ का फिर से टुकड़ों में छटे बटे, फिर से चाटे तलवार खून, फिर से कुत्ते लाशें खाएं, फिर से हम अपने बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाएं, फिर से दिल्ली हो हरी और फिर हरा हरा दीवान बने, फिर से चाटे तलवार खून, फिर से मंदिर शमशान बने। तो है कौन कौन तैयार यहाँ आंखों को पुनः सेकने को, फिर से बच्चों को भालों की नोकों पर टंगा देखने को? तैयार हो तो फिर स्वागत है, खाओ बिरयानी। और अगर नहीं हो तो ये चिंता का विषय है। मेरा सवाल ये है, आप गद्दारों की बात करते हैं, उसमें आपका इशारा कई बार क्या अक्सर रहता है मुस्लिम्स की तरफ, मुसलमानों की तरफ अमूमन। तो इसी देश में तो जयचंद भी हुए हैं, उनको क्या कहें? ये भी रिसर्च का विषय है। जयचंद को लेकर के भी दुनिया भर की बातें कहीं जाती हैं। नहीं, हमने सबने इतिहास में पढ़ा। हाँ, हमने भी वही पढ़ा। हाँ। मैंने भी वही पढ़ा और आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी बदल के सामने आ रही। भारतवर्ष में इतिहास सिस्टमेटिक लिखा तो नहीं गया, लेकिन इतिहास है। तो जयचंद को लेकर के भी बड़ा लंबा विषय है और हो भी जाएगा। जयचंद को जिस तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया वैसा खेल था नहीं। क्या था, आपने क्या पढ़ा जो डिफरेंट है, जो हम लोगों ने नहीं समझा या नहीं पढ़ा या हमको नहीं पढ़ाया गया? हालांकि दरअसल कई बार क्या होता है कि हमारे गांव में एक कहावत है कि कौन सा हाथ उगाड़ दें, शरीर के किस हिस्से से कपड़ा हटाएं। ये भी हिस्सा अपना है और ये भी अपना है। तो जिस हिस्से से कपड़ा हटा देंगे वो हिस्सा नंगा दिखेगा। बस इतनी सी बात है, और इस पर मैं कुछ विशेष अभी कहना नहीं चाहता। मेरा सवाल इसीलिए था, जो आपने कहा कि ये भी अपना है वो भी अपना है, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था, और कोई वजह नहीं थी उसमें। ये समय नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले 2, 4, 5 साल या 10 साल बाद हम इस विषय पे ज़्यादा अच्छे से बातचीत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इस समाज के लिए। शुद्धता पे कविता है। घास की रोटी खाओगे तो शुद्ध चुनने में दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, हम तो आकर्षण की तरफ भाग रहे हैं। हमारा नेता तो वो है जो हमें 250 ग्राम दारू पिलाता है। मैं अगली लाइन ही मैंने आपको बताऊं, मैं लिख के लाया हूँ यही। अच्छा, आपको बताऊं ना, मैं पढ़ रहा हूँ लिख के, देखो जो मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में दिक्कत नहीं कोई होगी दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। शुद्धता का पैमाना, मेरा सवाल है, शुद्धता का पैमाना क्या है? वोटिंग से एक रात पहले दारू और पैसे का खेल क्या किसी से छिपा है? किसी से भी नहीं छिपा, सब समझते हैं। आप समझें, मैं इसमें किसी को दोषी नहीं मानता हूँ। मैं दोषी मानता हूँ इस देश की जनता को और इस देश के वोटर। अब ये वोटर से पहले एक बीप जोड़ लेना आप, ये मान लीजिए इस देश के वोटर को। जो व्यक्ति, जिस देश की जनता 250 ग्राम शराब में अपना मतदान बदल दे, वो इस देश के बलिदान को कभी सम्मान दे पाएंगे क्या? वो कभी इस देश का भला चाह पाएंगे क्या? जो वो 250 ग्राम दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्या दोषी वो नहीं? बिल्कुल है। मैं यही तो कह रहा हूँ, इस देश की समस्या यही है अभिषेक भैया, कि जब हम किसी एक को बोलते हैं कि तू चोर, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं कल से चोरी नहीं करूंगा या मैंने हाँ चोरी की। वो ये कहता है कि वो भी तो चोर। अरे वो तो है, ठीक है, वो तो है ही, वो तो गाली खा ही रहे हैं। अब आप देखो ना, कितने सारे व्यंग्यकारों ने, चित्रकारों ने, कवियों ने, पत्रकारों ने नेता इज इक्वल टू चोर कहा, तो इसीलिए तो गाली खाते हैं ये। तो तुम काहे गाली खा रहे हो? ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग, और वोट कितने पड़ते हैं? 60%, 65%। तो ये 30-40% ये कौन है? ये लाशें हैं जिनको देश ढो रहा है। भाई गद्दार वही थोड़ा ही है जो बाहर की सीमा के बाहर से RDX ला के विस्फोट आपने कर। सही बोला एकदम। गद्दार वो भी है जो 30% वोट नहीं कर, वो भी तो है गद्दार। वो वोट देने तक नहीं निकल रहा घर से, और देता भी है तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब लाद के। मैं मंत्री हूं तो मेरा बेटा भी मंत्री है, उसका बेटा भी मंत्री होगा, उसका बेटा भी उम्मीद है, भरोसा है कि क्या देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा? देश से जातिवाद खत्म होना ही चाहिए और हो भी जाएगा। कारण ये कि आज कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करिए
कि आज अगर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, तमाम महानुभाव, वो बलिदानी, वीर बलिदानी अगर आज होते और इस वर्तमान परिवेश में अगर उनको इस देश के हित में कुछ निर्णय लेना होता तो वो सबसे पहले यही कहते कि जातिवाद खत्म कर दो। सबसे बड़ी बीमारी यही है। सबसे बड़ी बीमारी आप देखो ना, जातिवाद के नाम पे ही तो पहले मायावती ने बोले दलित, सो कॉल्ड दलित, हरिजन और ये शोषण करते रहे, एनिमी बना दिया कि भाई सवर्ण एनिमी है, वो करते रहे। अब वो नए 2-4-6 पैदा हो गए। मायावती की चप्पल 6 लाख की, 6 करोड़ की जो भी है वो हो गई, लेकिन दलित अभी भी नाली में मुंह दिए ही बैठा है। और ये जो 4-6 लोग आए हैं इनके भी जूते 4-4 लाख के हो जाएंगे, दलित तब भी नाली में मुंह दे के बैठेगा। क्योंकि कारण ये है कि प्रवासी जाएंगे हमारे साथ कहाँ, योगियों के और भोगियों के होते हैं गुजारे साथ कहाँ। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लठ के चलैया वे दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहाँ, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। आप देखें ना, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते। बाबा साहब ने क्या कहा, उठो, संगठित हो, शिक्षित हो। तुम हुए, तुम तो उस छींके की तरफ देख रहे हो जिसमें दही और मिश्री लटकी हुई है कि कोई हमें तोड़ के मेरे मुंह में रख देगा भी। तो आपके कहने का सेंस कि आप आरक्षण के भी विरोधी हैं? मैं आरक्षण का विरोधी होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं विकलांग थोड़ी हूं, मैं दिव्यांग थोड़ी हूं। मेरे ईश्वर की कृपा से दोनों हाथ पैर सलामत हैं, तो फिर किसका आरक्षण चाहिए? मुझे तो इस देश के काम आना चाहिए या देश को खोखला कर देना चाहिए? किस बात का आरक्षण? क्यों? अगर कोई ले रहा है, क्या ये भीख नहीं है? इसको भीख नहीं कहा जाना चाहिए क्या? और मैं मानता हूं कभी समय काल अभी भी रही होगी, जिनको आवश्यकता है उनको दो, उनको इतना दो कि उनको आवश्यकता ना रहे। किनको देना चाहिए? मैं जैसे कल्पना कर ली कि मैं दलित हूं, मेरे पिताजी संपन्न हो गए, सब कुछ मिल गया उनको, अब मुझे क्या जरूरत है? क्या मैं दूसरे का हक नहीं खा रहा? अपने विवेक से न्याय करिए। क्या मैं दूसरे का हक नहीं खा रहा, अधिकार नहीं खा रहा? क्या मैं नहीं कहता कि किसी सवर्ण को दो, इसको दो, उसको दो। तेरे ही किसी भाई का हक खा गया तू, जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। मतलब आय पे दिया जाए, अगर आय कम है, पात्र है, जिसकी पात्रता जिस चीज की है उसको वो मिलना चाहिए। तो वो तो यही कहते हैं जो लेते हैं कि मैं पात्र हूं, मैं हाँ, तो दलित। बने रहो ऐसी पात्र। आप देख लो ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी सिविल सर्विसेज में कौन सी कास्ट जाती ज़्यादा? अगर जातिवाद की बात कर लो तो कौन जा रहा है ज़्यादा? ये तो नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, और जो जा रहे हैं उनके हाथ तब भी ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो उनके जीन्स में है, उनके डीएनए में है। तो यही तो लोग कहते हैं कि हमने 200 साल 500 साल अत्याचार सहा, सवर्णों का अत्याचार, हमको पानी नहीं पीने दिया गया, बैठने नहीं दिया गया, सम्मान नहीं मिला, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हमको पढ़ने नहीं दिया गया। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इस देश, मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट धर्मेंद्र भैया, अभिषेक भैया, सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे इस देश की विचार शून्यता पर होता है। ये तमाम घोटाले, नुकसान, ये सब तो भरपाई हो सकती है इसकी, लेकिन जब ये देश धीरे धीरे विचार शून्य होता चला जाए। मैं इस देश के तमाम दलित लोग भाइयों से कहना चाहता हूँ, कोई किसी का शोषण नहीं करता, हमेशा ताकत कमजोरी पर राज किया करती है। आप ताकतवर बन जाइए, कोई आपका शोषण नहीं करेगा। चेहरे बदलते हैं, नियम नहीं बदलते जीवन के। भागना तो पड़ेगा। तो ताकत कहाँ से आएगी? भागना तो पड़ेगा। अब चाहे हिरन बन के भागो शिकार होने के लिए, या शेर बन के भाग लो शिकार करने के लिए। जिनको आराध्य मान रहे हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि उठो, तुम उठे? नहीं उठे। उन्होंने कहा संगठित हो, तुम हुए? नहीं हुए। उन्होंने कहा शिक्षित हो, तुम हुए? नहीं हुए। तुमने भैया जी की फॉर्च्यूनर के पीछे कहा कि जय भीम, बस आपने केवल इतना किया। और आप जिस धर्म को, बुद्धिज्म को मान रहे हो ना, अब मैं देवी को पूजता हूं और उस देवी को कोई वैश्या बोले तो मुझे क्या करना चाहिए? यानी कि कोई हमारी मां को वैश्या बोले तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे आक्रोश का कारण यह नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो और कितना सहनशील हों हम।
क्योंकि हम जानते हैं कि तुम अभी अबोध हो, तुमको सेट किया गया है एक नैरेटिव की तहत, इसलिए कह रहे हो। सच जानोगे तो आप ये नहीं कहोगे। बुद्धिज्म को मानने वाले लोग इस देश में क्यों, पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग, बुद्ध तो कहते हैं कि अहिंसक हो, सबसे ज्यादा मांस तो तुम खाते हो। बुद्ध तो कहते हैं कि वाणी से भी हिंसा ना हो, तुम कॉकरोच तक नहीं छोड़ते। अब आप बुद्धिज्म पे सवाल उठाने लगे। बुद्धिज्म पे सवाल नहीं उठाने लगा, बुद्धिज्म को मानने वालों पे सवाल उठाने लगा। विचार तो वही जिंदा है, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर किसी को पापा बोलो तो उसको पापा मानो भी। अगर बुद्धिज्म को मान रहे हो तो फिर ढंग से मानो, मतलब जो जो उनमें कहा गया है, जो लिखा वो गया मानो है, ना। मैंने ये बात पहले भी कही कि अगर आप तभी सनातनी है जब आप इन 300 लक्षणों का पालन करते हैं, तब आप सनातनी है, नहीं तो आप सनातनी होने का ढोंग कर रहे हैं। ऐसे ही मैं बुद्धिज्म को कह रहा हूं, जो बुद्धिज्म की अवधारणा है उसको मानोगे नहीं तो काहे के बुद्ध हो तुम, फिर नौटंकी बाज हो तुम। मानो ना अहिंसा, किसको कहते हैं अहिंसा? अगर आप बुद्ध की केवल अहिंसा को मान लेंगे ना, आप किसी को गाली नहीं दे पाएंगे। अब थोड़ा सा बात हम चेंज करेंगे टॉपिक आपसे। यूथ पे आप बहुत कुछ कहते हैं बदावर जी, अच्छा, यूथ को लेकर के कंसर्न है इनका, कविताएं भी करते हैं। तो मेरा सवाल है कि जो यूथ है आज की जनरेशन, उसमें गंभीरता और संस्कारों का अभाव दिखता है आपको, आपकी बहुत सारे। कविताएं में सुना मैंने। ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत सारे कारण हैं, हमसे कोई है इसके पहले जो मैं समझता हूँ। आप लोग बहुत बड़े अनुभवी हैं, मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन मैं जो 2 आंखों से काला सफ़ेद देख पा रहा हूँ, केवल बस उतना बताता हूँ। बताइए बताइए, कोई कविता हो तो और अच्छा है। हाँ हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। आज का यूथ जो है, आज का जो युवा है अधिकांश, उसको क्या चाहिए? उसको एक बाइक चाहिए, एक आईफोन चाहिए उसको, और बाइक की पिछले वाली सीट पे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। ये सपना है उसका 30 साल तक। 30 साल के बाद क्या चाहिए? 30 साल के बाद उसको एक कार चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, बस। और उसको कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं जानना चाहता कि वो जिस इमारत पर खड़ा है उसकी बुनियाद में कौन फंसे, कौन लोग दबे हुए हैं, वो ये नहीं जानना चाहता। अच्छा, इसमें मैं सबको नहीं घसीट रहा, अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। आप जैसे अच्छे है ना? लोग, आप अधिकांश जैसा लोग यूथ। होंगे, अधिकांश की बात कर रहा हूँ, जिनकी संख्या ज़्यादा है। पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। ये पिछले दिनों अभी रिपोर्ट आई थी बिल्कुल। कि भारतवर्ष जो है युवाओं का देश है। तो पूरा देश बड़ा खुश हुआ, बहुत सारे ट्वीट्स हुए और समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पे कि भारत युवाओं का देश है। ये सबकी प्रसन्नता का विषय था। मेरी कष्ट का विषय ये था कि ये बूढ़ा भी होगा। आज जो देश जवान है वो कल को बूढ़ा भी होगा, और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। कौन से नौजवान? जो शाम को 150 की बियर पी के जवान होता है, वो जवान शाम को होता है, 1-2 बियर फंसा लेता है तब वो जवान होता है। अब ऐसे लोग इस देश के कर्णधार तो नहीं हो सकते। क्या उम्मीद की जाए इनसे? तब कष्ट होता है। और विचार शून्यता देखिए आप, ये कि वो छाती ठोक रहा है। पहले तो अध्यापक कहता रहा कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तो बेटा घंटा गोल करते रहे, बंक मारते रहे। फिर उन्होंने जैसे तैसे वो डिग्री ले ली। अब गवर्नमेंट की छाती पे लदे हैं कि हम तो बेरोजगार हैं। गुणवीर राणा जी हैं बुलंदशहर के, बच्चा, बड़ा अच्छा शेर है उनका, कि जिनको तुम डिग्रियां बताते हो वो महज फीस की रसीदें हैं। आता क्या है तुमको? बोले कि हम क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में से अच्छे लोग भी निकले। बिल्कुल है, उनका पिज़्ज़ा यहाँ बिक सकता है तो यहाँ का पकौड़ा वहाँ क्यों नहीं बिक सकता? तो आप घेर लेते हो, बोले प्रधानमंत्री जी ने तुम्हें यही बोल दिया कि तुम पकौड़े तनो। वो नौकर बनने को तैयार है आज का युवा। वो छाती ठोक के ये कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। इसके लिए वो सड़कों को, बसों को, रेलों को जलाने तक को तैयार है, पटरियां उखाड़ने तक को तैयार है, और छाती पीट पीट के कह रहा है कि मैं नौकर बनना चाहता हूं, मुझको नौकर बनाइए। ये वो कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं, 1 अरब 40 करोड़ का ये देश, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने बताया महाराज धृतराष्ट्र को कि सेना में कौन कहाँ खड़ा है।
तो श्लोक आता है कि काश्यश्च परमेशवासा शिखंडी च महारथा, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हुई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बनाइए। और माफ़ करना, अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। कोई 150-200 का कुर्ता पाजामा पहन के माइक पे खड़ा होके बोले कि हमारी सरकार आई तो हम आपको 5 लाख रोजगार देंगे, 50 लाख रोजगार देंगे, तो ये समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। और ये झूठ सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, तो किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। होनी भी चाहिए। और आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। अच्छा, हाँ जी, मुझे बना दीजिए एक बार विधायक, घर से नहीं निकलूंगा, अगले पंचवर्षीय में घर से नहीं निकलूंगा। अरे यार ये तो बहुत, फिर आपने कोई बड़ी बात कह दी एक। हाँ? क्यों निकलना होगा? आपके क्षेत्र के लोग तो खुश हो जाएंगे। हाँ, तो मेरे आप ये क्षेत्र के पूरी लोग बात खुश बताइए। हों, अच्छा मैं तो क्या तैयार कर हूं। दे, क्या जो कर ये देंगे? कहते हैं ना चुनाव में कि एक बार सेवा का अवसर अब जरूर दें। अच्छा चलो एक मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप विधायक बन गए हाँ ठीक है। अपने क्षेत्र के, 5 साल में ऐसा क्या कर दोगे? सबसे पहले मतलब उन नेताओं को सुनना चाहिए जो 5 साल के बाद जाके गलियों में वोट मांगते हैं बिल्कुल और सही फिर भी बात वोट और नहीं हाथ मिलता। हिलाते हैं और वोट नहीं सड़क मिलता। बना देना, हैंडपंप लगा देना, ये कोई विकास थोड़ी है। उनको शर्म आनी चाहिए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। और आप कह रहे हो कि मैं घर में सबसे बैठा पहला रहूं। काम ये करना चाहिए, सबसे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जिले की सुधार दो। एक गरीब आदमी है बेचारा, वो दिल्ली में आके वो उधर से दिल्ली और एनसीआर में आके नौकरी करता है 15-20 हज़ार रुपये महीने की। उसका बच्चा गांव में पढ़ता है तो स्कूल में तो पढ़ता ही है, फिर वो 2-5 हज़ार रुपये की ट्यूशन की भी फीस देता है। क्यों है ये प्राइवेट संस्थान? किस लिए है ये? आपकी नाकामी के जीवंत उदाहरण है और आपकी लचर शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर तमाचा। क्यों है ये? आपने अच्छा काम कहाँ किया? प्राइवेट स्कूलों में देखो भैंसें बनी हैं, तो पहले तो ये ठीक करो। सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है उसकी औलाद भी उसी स्कूल में पढ़नी चाहिए। तुम सेंट मैरी में क्यों पढ़ाओगे? तुम दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ाओगे? तुम पढ़ा यहाँ रहे हो तो तुम्हारी औलाद भी उसी स्कूल में पढ़ेगी, वरना तुरंत नौकरी छोड़ दो। बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, कोई आवश्यकता नहीं। निर्णय तो लेने पड़ेंगे और बड़ी कठोरता के साथ लेने पड़ेंगे। आप छोटे को टारगेट कर रहे हैं, अध्यापक बहुत छोटा होता है। अध्यापक छोटा नहीं होता महाराज, माफ करना। नहीं, मैं पद की बात कह रहा हूँ। हाँ? आप किसी नेता के बेटे को कहोगे? अरे फिर वही बात है, जो भी अधिकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर अध्यापक का बेटा पढ़ेगा तो सबके बेटे पढ़ेंगे। सबके क्यों नहीं पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा बताइए? पढ़ाना वही तो पड़ेगा ऐसे। मैं फॉर्मूला जानना चाह रहा हाँ, हूँ। तो ये होना चाहिए ना। अगर मैं विधायक होऊंगा तो मैं अपनी औलादों को पढ़ाऊंगा सरकारी स्कूल में। आप यहाँ पढ़िए, ठीक करूंगा। बिहार में एक डीएम है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। तो ऐसे उदाहरण है ना। हाँ, है। बस यही तो उम्मीद है और यही अरुणोदय है। अब अरुण महाराज आ गए, सूर्य भगवान पीछे पीछे आएंगे, यहीं से फूटेगी। स्वास्थ्य सुधारूं। मेरे गांव में एक आदमी व्यक्ति रहता है, उसका बच्चा और उसका परिवार वहाँ रह रहा है, वो बेचारा कहीं नौकरी करता है 10-20 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की। तो वो बीमार पड़े तो कम से कम उसकी जेब से वो पैसे तो न लगे और सर तान के चले, पुलिस को देख के डर न लगे उसको। ये 3 चीजें दे दो, ये देश दुनिया जीत के दिखा देगा। सफलता पचाना भी एक साधना है, सफलता से थोड़ा अहम आएगा भी। हम हैं जो इस बात का भान होगा तो हम ही हैं इसका वहम आएगा भी। तो इनको हम ही हैं का वहम आ गया। तो भाई पद आता है जब तो अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेके आता है। मैं कामना करूंगा कि ये बने, इनको कहीं से टिकट मिले या ये निर्दलीय लड़े। लेकिन आप विधायक बने और विधायक बनने के 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तब आपको पॉडकास्ट पे बुलाए और फिर आपसे बात करें कि आपने ऐसा क्या कर दिया। हाँ, तो ऐसे तो कि आप घर में रहें और आपको जनता चुने। कुछ तो करके ही मरूंगा। नहीं, वो जरूरी है। दूसरा, जो आजकल की यूथ की बात कर रहा था मैं, उसमें आपको क्या खामियां दिखती हैं? एक तो मुझे जो लगता है कि
चीज़ों को लेके गंभीरता नहीं है, सोशल मीडिया का बहुत एडिक्शन है लोगों में। लापरवाह, अत्यंत अत्यंत भोगी, अत्यंत विलासिता की कामना रखने वाला आज का यूथ, अत्यंत भोग विलासिता की कामना रखने वाला, सपनों की दुनिया में विचरण करने वाले, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। उनको अगर केटीएम चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे पिताजी अपनी किडनी बेच दें, केटीएम में बता दूं, बाइक की बात कर रहे हैं बदावर भाई। उसको ये चाहिए, उसको आईफोन चाहिए तो चाहिए। तो फिर तो जिम्मेदार गार्जियन हो गया, माता पिता हो गए। तो गार्जियन क्या करे? बाढ़ है पूत पिता के कर्मा, खेती उपजाए अपने धर्मा। क्या करे पिता? नहीं क्या? तो वो ये कहते हैं हम सल्फास खा लेंगे, हम ट्रेन से कट के मर जाएंगे, हम छत से कूद जाएंगे। और वही केटीएम दे देंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया मर गए तो बात तो वही हो गई। इधर मरने के चांस ज़्यादा हैं, उधर कम है, तो कम चोर है उसको चुन लेते हैं। जहाँ कम चांस है उसको चुन लेते हैं। क्या करें? कमी कहाँ है? कमी भी तो है। ये जो वजारवाद है, इसको भी मैं कभी कभी आतंकवाद कह देता हूँ कहीं कहीं। इसके लिए कोई कविता आपके पास कुछ है ऐसा जो बाजारवाद पर हो? मैं बताता हूँ आपको। ये जो बाजारवाद है, ये इतना हावी है, इतना हावी है, इतना हावी है। अभी आपको अगर कोई 50 रुपए दे और बोले कि जाओ कोई क्रीम खरीद लाओ, तो कौन सी खरीदोगे आप? 50 रुपए में कोई क्रीम कोई भी खरीदना? क्रीम खरीदनी है आपको, फेस क्रीम, तो कौन सी खरीदोगे? मैं तो वीको लगाता हूँ। वीगो ना। अब ये वीगो बताया किसने? नहीं, जो भी हमको दिखाया गया, दिखाया गया। ये कहना चाहते हैं। यस, यही कहना चाहता हूँ। अब उसको इतना दिखा दिया गया, इतना दिखा दिया गया, इतना दिखा दिया गया। वो दिन के 16-16 घंटे तो उसके फ़ोन का स्क्रीन टाइम है। बिल्कुल है। और वो उसी में लगा है, और वो देख रहा है कि हम इनके आदर्श कौन है, ये भी समझो आप। इनके आदर्श कौन है? आज के युवा का आदर्श कौन है? वो जो नाच रहा है, मैं नृत्य को खराब नहीं कह रहा, वो जो नाच रहा है, वो जो गालियां दे रहा है ऑन कैमरा। इनके मनोरंजन के साधन क्या है? वो कैमरे पे गालियां देते हैं, और बल्कि गालियां ही नहीं देते हैं, अगर आप उनकी बातें सुन लें तो आपके कान से खून निकल जाए भले आदमी के। हमारे गांव में जब बारात चली जाती है तो महिलाएं मिलके खोइया करती हैं, शायद नकटोरो बोलते हैं उसको। वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और वो स्टार हैं, वो स्टार्स हैं इनके, उनके वो अनुयायी हैं। तो अब आप सोच लो, जब पूरे कुएं में भांग पड़ी हो तो फिर इस देश का यूथ कैसा होगा? इधर आप तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मैं यहाँ भी रहा 8-9 साल। तो यहाँ कल्चर है, सैटरडे है मतलब पार्टी नाइट। और पार्टी क्या है? मांस खाना, शराब पीना और अय्याशी करना, ये इनके पार्टी के मतलब है। तो अब आप बताओ, ऐसी जनरेशन इस देश को कहाँ लेके जाने वाली है? अरे इसको इंग्लैंड मत बनाओ, ये भारत है, इसको भारत ही बना रहने दो। इनके आदर्शों को देख लो, बस काम खत्म हो गया। अब मैं और तो क्या ही क्या कहूँ। आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सही गलत वो बात की बात है। हम दोनों में तो कोई तो सही होगा, या मैं सही होऊंगा या आप सही होंगे, जो भी है ना, या मैं, हम दोनों ही सही नहीं होंगे तो पब्लिक सही होगी। कुल मिला के देश को कुछ ठीक ठाक मिलने वाला है। हमारा मकसद भी यही रहता है। वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं दारू पियो। एक कानपुर का लड़का है, उसका नाम भूल गया मैं, उसके 2-2.5 मिलियन फॉलोअर हैं। वो डेली अलग अलग ब्रांड की दारू पी के बताता है। मैं जानता हूँ नाम, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे ध्यान होता तो मैं ले देता, और मुझे कभी मिल गया तो मारूंगा भी जूते से पकड़ के। एक ऐसे ही एक मिर्जापुर का भी लड़का है ना। अब वो ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज जो है पीछे तो भगवत गीता रखी है, पीछे रामचरितमानस रखी है, और वो सामने प्लेट में वो रखे हुए मटन कोरमा। ऐसे लोग हैं। अब ये इस देश को किस गति को पहुंचा देंगे, मुझे बताओ जरा। ब्रेकअप हो गया हमारा, अब मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, मुझे ये इनके पूरे चिंतन का विषय जो है ना, वो लड़की है, लड़की तक उनके पूरे चिंतन का विषय। क्यों? क्योंकि वो भी शराब पीती है। तो फिर तो यूथ खराब हो रहा है ना। आप एक कवि हैं, आप ओजस्वी हैं, आपने यूथ को जगाने के लिए कुछ किया, आपने अपना फर्ज क्या निभाया? अगर मैं पूछूं कि राम भदावर ने क्या फर्ज निभाया यूथ को जगाने के लिए? समय चेतावनी दे तब समय रहते सुधर जाओ, समय की बात मानो तुम समय को यूं न भरमाओ, समय बीतेगा तो केवल निराशा हाथ आएगी, लड़ाई हार जाओगे हताशा हाथ आएगी। अरे कुछ कर्ज हैं जिनको समय रहते चुकाना है,
समय पर जिंदगी जीकर समय पर मोक्ष पाना है। समय पर जो समय की साथ में, समय पर जिंदगी जीकर समय पर मोक्ष पाना है। समय है तो ही दानी दान दे पाएगा दुनिया को, जवानी ही भवानी है। समय है तो ही दानी दान दे पाएगा दुनिया को, समय है तो ही ज्ञानी ज्ञान दे पाएगा दुनिया को। समय के साथ है जो बस वही बलवान होता है, करो पूजा समय की, समय ही भगवान होता है। केवल इतना। और इस देश के नौजवान को ये समझ लेना चाहिए कि आप जिसके भी अनुयायी हों, अगर आपके कर्तव्यों में, आपके विचारों में देश नहीं धड़क रहा है तो आप दो कौड़ी के, किसी मतलब के नहीं है। आप देखो, मीट, मछली, अंडा, दारू, शराब, हजारों किलो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर और पता नहीं क्या क्या खाने के बाद भी लड़के बलवान नहीं बन पा रहे। इतना सब कुछ खाने के बाद भी लड़के बलवान नहीं बन पा रहे। और उधर मेवाड़ में वो घास की रोटी खा के अकबर से लड़ गया। वो घास की रोटी ने उसको बलवान बना दिया। तो आपके चिंतन में जब तक सनातनता नहीं है, देश नहीं है, आप बलवान नहीं बन सकते। आपने ये सोशल मीडिया पे कहा कि दारू पी के दिखा रहे हैं, ब्रांड बता रहे हैं कि ये विस्की, ये कई लोग वोडका करते हैं। मैंने कहीं और देखा, एक दिन मैं देख रहा था, लड़कियां हैं यंग एज की, वो आपको सेक्स की पोजीशंस बता रही हैं। यस, देखा अब आपने मुझे कभी? बताओ आप। हाँ, देखा? मैंने देखा, कई बार देखा। और ये एक नहीं, ऐसी कई इंस्टाग्राम अकाउंट मैं हैं तो जिसमें ये आपके कह सामने रहा आते हूँ, हैं। अरे अब मैं नाम ही ले लेता हूँ। हाँ, मैं किसी से डरता हूँ क्या? दुनिया भर के कॉमेडियंस हैं, ये नई फसल पैदा हुई है कॉमेडी के नाम पर। एक राजू श्रीवास्तव जी थे, उससे पहले भी देश में विदूषक हुए, कॉमेडियंस हुए, उनकी तो हम बहुत सम्मान करते हैं। वो तो हमारे बेचारे कानपुर के ही थे। उनके बाद में फिर वो और फिर और फिर और फिर और, अब स्थिति ये हो गई है कि वो गालियां देते हैं यार। वो माँ बहन को सामने बिठा करके और पता नहीं किस किस तरीके की बातें करते हैं, जिसको स्टैंड अप कॉमेडियन कहा जा रहा है आजकल। और इस देश की जनता इतनी मूढ़, इस जगह पे मैं कहूंगा इतनी मूर्ख कि वो हंस रहे हैं। वो पैसे भी देते हैं और गालियां भी खा रहे हैं। अरे वो पता, मैं तो सुना हूँ कि लाख लाख रुपए की टिकट होता है। हाँ, इनकी ये जो लोग कर रहे हैं, इनके माता पिता नहीं है क्या? अरे भूख लगी है, जरूरत है, मान लिया भूख लगी है, तो क्या कचरा खा जाओगे क्या? पर वो कहते हैं कला है। हाँ, तो वो तो ठीक ही कहते हैं। पूरा दोष उनका इसलिए भी नहीं है, जब इनकी औलादें बड़ी होंगी। मुझे लग रहा है कि आपका भी अंदर से मुझे कुछ आ रहा है। गालियां सुनता हूँ तो नहीं, मुझे हाँ, गुस्सा मुझे भी बहुत अच्छा आता है लगता उनको देख के। आप मैं कह रहा हूँ वो कहते हैं कला है। उनकी औलादें जब बड़ी होंगी, जब उनकी बेटी बड़ी होगी और इसी तरीके की कलाकारी दिखाएगी, उस दिन मैं इनसे बात करूंगा कि ये कला थी या काला था। मुझे लगता है जब तक बेटी बड़ी होगी समय बदल तो नहीं चुका होगा। कितना भी बदल जाएगा, नग्नता के बाद क्या होगा? फिर से कपड़े पहनोगे, समय चक्र तो घूम के वहीं वापस आ जाएगा। चलो ठीक है, मैंने अभी पूरे कपड़े पहन रखे हैं, अभी मैं कोट उतार दूंगा तो थोड़ी और रोचकता बढ़ेगी, फिर शर्ट उतार दूंगा, पैंट उतार दूंगा, सारे कपड़े उतार दूंगा, फिर उसके बाद क्या उतारूंगा? खत्म। कितना नंगा देखोगे किसी को? कितना देख सकते हैं? कितना नंगा देख सकते हैं? देख लिया एक बार, फिर उसके बाद। और तर्क भी इनके बड़े अजीब अजीब। काम ना आए कभी तो मूल क्या उस अर्थ का, शत्रु से डरना पड़े तो काम क्या सामर्थ्य का, क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए, गीत वह बेकार है जो बस निराशा को ही गाए, व्यर्थ की है वह कला जो देश शर्मिंदा करे, अपने अभिनय से सदा अश्लीलता जिंदा करे, स्वार्थी है वह कलम जो अंकुशों पर चल रही है, चंद सिक्कों में बिकी और जूतियों पर पल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सही समय बात। तो बताएगा इनको और ये याद करेंगे। बस ये मान के चलिए आप कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, या इस मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यही बोलना चाहेंगे। इनके मुखर होने तक की ही देर है, उसके बाद फिर ये दिखाई नहीं देंगे कहाँ चले गए। ये कहते हैं कि भाई हम तो जो करना चाहेंगे हम करेंगे, और हमारी बहनें भी कहती हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया इंस्टा पे कि क्या क्या कर रही हैं,
जो उनके घर वाले होंगे या कोई होगा उसको देख ले अगर, तो वो शर्मिंदा हो जाए, मैं शर्मिंदा हो गया या कोई मेरे परिवार के सामने एक ऐसी रील अच्छी कोई बात याद दिलाई धर्मेंद्र जी आपने। हम्म, अभी एक सिंगर है हनी सिंह, हाँ इससे वो बीमार पड़ गए, फिर ठीक हो गए। हाँ, तो बीमारी से पहले के जो हनी सिंह थे, हम्म। उनकी दुनिया दीवानी थी, अभी तो बहुत आध्यात्मिक भी हो गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में फिर वो जब उनकी लंका लग गई, हम्म, क्योंकि बुराई बहुत दिन नहीं चलती ना, हम्म, उतना ही समय होता है, जितनी जल्दी ऐड आता है उतनी जल्दी चला जाता है। तो जब उनकी लंका लग चुकी, वो वापस लौटे, तो उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे बैठ के बोला कि मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ हम्म, कि मैंने इससे पहले जो लिखा वो मैं क्या लिख रहा था। 4 बोतल मैं- वोट सुना है हाँ, हमने। मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। अब मैं इन कौओं से पूछना चाहता हूँ जो इन गानों पर झूम के नाचा करते थे कि तुम्हारी विचार शक्ति तब कहाँ गई थी। अब जिसने लिखा, जिसने गाया, वो कह रहा है कि मैं गलत हूं। अब तुम कौन से चुल्लू पर पानी में डूब के मरोगे, मुझे बताओ। शरणागत तो वो यही हो गए आके ना। अरे दुनियादारी छोड़ दीजिए, किसी की मत मानिए, किसी पुस्तक की, किसी विचारक की कुछ मत मानिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने से पहले एक बार यहाँ हाथ धर के सोचिए, क्या आप सही कर रहे हैं? तो तुम्हारे भीतर का बैठा हुआ बाबा बोलेगा कि नहीं बेटा गलत कर रहे हो। फिर तुम भले ही उसके ऊपर अपने स्वार्थ की रजाई डाल के उसको दबा दो। ये आपने सही कहा, इंटरव्यू में उन्होंने माना वो कि तो मैंने मेरे सुना ऊपर था। शैतानी ताकतों का कुछ ऐसा कंट्रोल हो गया था, तो मैं गाना लिखता था इस तरह का। आजकल महाकाल के भक्त हो गए हैं वो हनी सिंह। कभी काशी जाते हैं, कभी कहीं और जाते भक्त तो हो हैं, गए। भक्त हो गए हैं। और ये मानते हैं कि सनातन में आने के बाद, महाकाल के शरण में आने के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव हुआ, उनकी सोच बदल गई, उनके गाने बदल गए। और मुझे लगता है इससे समाज को फायदा ही होगा। मैं उन तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, हम्म, तमाम बहनों से भी और भाइयों से भी, 60-70 साल का सफ़र है, केवल 60-70 साल का सफ़र है। और उस सफ़र में पैसा या माया ये एक अवयव तो हो सकता है, पूरा सफ़र तो नहीं हो सकता। अरे प्रसिद्धि भी लोगे तो कितनी, मान के चलो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 2-4-5 मिलियन 10 मिलियन प्रशंसक हैं, एक मैं हूँ, मेरे एक आध 5-6 लाख हैं, फिर भी मैं दिन भर में 50 लोगों को ही फ़ोन उठा सकता हूँ, हाँ, और वो भी 50 का ही उठा सकता है। तो क्या करोगे इतनी प्रसिद्धि का? मान लो तुम पूरी दुनिया में, माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में फेमस हो गए, पूरी दुनिया उस कलाकार की दीवानी थी, उसके बाद एक दिन वो मर गए, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब हनी सिंह की बात की, कुछ कवियों भी जो हैं, बहुत सारे कवि हैं हम्म, जिनको आज के डेट में लक्ष्मियों की चिंता होने लगी है। हाँ आप उन पे भी सवाल उठाए, हाँ, मतलब बिल्कुल उन पे कहता भी हूँ। पहले कविता ऐसा लिखी। नहीं था। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे जो सच है मैं तो बोलूंगा। लेकिन एक लाइन और जोड़ दूं मैं, वो कभी प्रेम के जो पाठशाला, जो प्रेम की पढ़ाई जाती है, उसके प्रिंसिपल खुद को कहते थे। ये लाइनें थी हाँ हाँ कि हाँ, मैं प्रेम तो की मैं वही कह रहा हूँ पाठशाला ना। का प्रिंसिपल हूँ। आप प्रेम की पाठशाला के प्रिंसिपल हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब पहले प्रेम की परिभाषा तो समझा दो भाई। वो ऐसा कौन सा प्रेम है जो लड़की के दुपट्टे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है? क्या देश प्रेम नहीं है? क्या माता पिता से प्रेम नहीं हो सकता? समाज का प्रेम नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन उनकी शुरुआत ही हुई थी उसी प्रेम से जो दुपट्टे वाली है थी। ना, दुपट्टा हुई थी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं। माता जानकी और भगवान श्री रामचंद्र पंचवटी में बैठे हैं और भगवान माता के जूड़े में फूल लगा रहे हैं। तो माता जानकी ने पूछा कि प्रभु प्रेम क्या है? जगत जननी जगदम्बा पूछ रही है उस तीनों लोगों के स्वामी से कि भगवान ये प्रेम क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब हम पहली दृष्टि में कोई प्राणी, किसी प्राणी को, इस चराचर जगत में जो भी जीवित है, जो भी जीव है, वो देख के जब आकर्षण होता है पहला, वहां से प्रेम होता है शुरू। वही प्रेम ईश्वरी प्रेम है। केवल देखने भर से ही आनंद आ रहा है, केवल सोचने ही भर से आनंद आ रहा है। वो प्रेम है ईश्वरी प्रेम। वहां से फिर इंद्रिय वासनाओं में फंसकर गृहस्थ प्रेम, समाज प्रेम, देश प्रेम, फिर विश्व प्रेम तक
प्रेम की यात्रा पहुंचती है, और विश्व प्रेम तक पहुंचने पर फिर उसकी समदर्शी हो जाता है, उसको सब एक बराबर दिखाई देते हैं, समदर्शिता आती है। फिर विश्व प्रेम से ईश्वरीय प्रेम दूर नहीं। कहने का मतलब जो अवस्था पहले थी प्रेम की, वही अवस्था आपने 4 चरण पार करने के बाद में प्राप्त की। तो ये अगर यूथ को, इस नौजवान को ये बताते कि बेटा प्रेम ये होता है, तो आपको ये प्रेम नहीं बताना पड़ता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसा प्रेम है जो 2 महीने फ़ोन पे बात करके और 1 हस्ताक्षर करके अपने माता पिता के सारे अधिकार खत्म कर दे। धिक्कार है उस नौजवानी पर जो मिमियाती रहे। मोहब्बत गिड़गिड़ा के होती है क्या? वो तो ठसक के साथ होती है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं घुटनों के बल। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गिड़गिड़ा की मोहब्बत नहीं होती। भीख नहीं मांगी जाती प्यार की, प्रेम की भीख नहीं मांगी जाती। इस पर कोई कविता आपके पास मैंने सुनी है, इस पर आप सुनाएं, अगर सुनाना चाहें तो वो बोले कि हम प्रेम की पाठशाला के प्रिंसिपल है, हमने जो है युवाओं के दिलों के गीत लिखे, फिर युवाओं ने दिलों के गीतों पर अमल किया तो फिर श्रद्धा 36 टुकड़ों में कटी मिली, तो फिर आप तिल मिलाए। आप देख लें, 4 तालियां या कुछ पैसे, थोड़ा सा धन और 4 तालियां आपके बोलने की वजह से इस देश को किस दुर्गति तक पहुंचा सकते हैं। कविता में तो बहुत ताकत है, वही तो कह रहे हैं। इंट्रो से हम यही बात करेंगे, कवि तो अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। ये कौन बताएगा? अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये कौन बताएगा यूथ को? क्या लिखते हो, क्या आप शानदार लिखते हैं वाकई में। ये कौन बताएगा कि तुमको युद्ध भी लड़ना है, सफलता भी प्राप्त करनी है? धनकार और टनकार में और फर्क कौन बताएगा? ये शायद बताए होते तो देश में समाज की जो आज जो दुर्गति हो रखी है, शायद वो दुर्गति कम होती। भाई एक बात बताओ, इस देश में कुछ भावनाएं आ रही कवि के तौर चरित्रवान पे देश में जहां चरित्र की पूजा होती हो, उस देश में ओयो का क्या काम है? सही ओयो तो मतलब क्या काम है, क्या होता है उस ओयो में? भाई बताओ। सब जानते हैं, सर्वविदित है। उसमें क्या काम है? और मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा के निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई ये बोले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम अपने कपड़े उतार दो, तो वो तुमसे कुछ प्रेम व्रेम नहीं करता, वो केवल कपड़े उतरवाना चाहता है और कुछ भी नहीं। और इस देश की महिलाएं और इस देश की मातृशक्ति, मेरी बहनें, ये समझ लें कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, आपके ऊपर दायित्व इस प्रकृति का बड़ा है, तो संभल के रहने की आवश्यकता आपको है। लेकिन बहन बेटियां भी बॉडी काउंट करने लगी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सारे के सारे। आप मतलब पुरुषों को रानियों में, महारानियों में और नौकरानियों में कुछ तो अंतर होता ही है। मैं दूसरा इसी से सवाल पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि बहनें जो आपने अपील की, समझ लें लड़कियां आज की जनरेशन की, लेकिन आपकी ये अपील या मेरा उनका समझाना या उनके माँ बाप का समझाना, भाइयों का समझाना, वो उनके अधिकारों पर बात आ जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात आ जाती है, फेमिनिज्म की बात आ जाती है कि हम, अच्छा लड़का ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो बराबर हैं। तो उस चक्कर में भी ये सब चीज़ें कर रही हैं लड़कियां। मैं अगर गलत हूं तो आप करें। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या यही महिला सशक्तिकरण है? नहीं, ये हमारे, या यही फेमिनिज्म है, बराबरी? हम लोग जो कह रहे हैं उसको वो कितना समझेंगे नहीं समझेंगे। हमारे लखनऊ के बड़े अच्छे कवि हुए, अब तो नहीं रहे बेचारे, देवल आशीष जी, उनका एक शेर है कि जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? वो सुधरे न सुधरे, लेकिन हम तो अपना काम करते रहेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात अभी से नहीं चल रही, मुझे लगता है जब से ये दुनिया बनी होगी तब से चल रही है, लेकिन महिला सशक्त नहीं हो पा रही। कारण ये है कि वो खुद सशक्त नहीं होना चाहती। नारी ही नारी की दुश्मन है।
मोहे न नारी नारी को देखा। जब सूर्पनखा माता सीता के सामने आई ना तो घृणा हो गई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, युग कवि गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मोहे न नारी नारी को देखा। तो ये तो मात्र शक्ति को समझना पड़ेगा। आप वो सारे काम करिए जो लड़के करना चाहते हैं, और मेरा ऐसा भरोसा है कि आप हमसे बेहतर करेंगे, क्योंकि लापरवाही पुरुष के डीएनए में है, चरित्र में है। थोड़ा सा तो निर्भय होता है, थोड़ा सा लापरवाह तो होते, आप ज़्यादा अच्छा करेंगे। लेकिन हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है। मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है, इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। क्या बात। अब मैं 5 नाम ले रहा हूँ, पे 2-2 लाइन या तो कविता के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी, बस एक नाम मैंने लिया, आपकी भावनाएं। देश का नेता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही होना चाहिए। ओवैसी, विपक्ष के रूप में मैं उनको सही देखता हूँ। उनको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के रखता है। वो जैसा है वैसा दिखता है। वो शेर की खाल में भेड़िया वाला एक सीन नहीं है। वो इधर है तो इधर है, और उधर है तो उधर है। सोनाक्षी सिन्हा, इन पे तो क्या ही कहा जाए, क्या ही, इन पे कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ भी नहीं कह सकते, क्या ही कहें इनमें, ये कुछ कहने का विषय ही नहीं। केजरीवाल, बड़ा अब ऐसे मान के चलिए कि जो आधुनिक भारत में नेता की परिभाषा गढ़ी गई ना, उसका जीवंत उदाहरण। एक लास्ट नाम यूथ है, तेजस्वी यादव। मैं अगर कैमरा नहीं होता तो शायद कुछ और भी बोल देता, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स बहुत सारी कही जाती हैं ना। उनको बस वो एक राजनेता के बेटे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन पर तो क्या ही बोला जाए। उनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई मानसिकता नहीं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं। और ऐसे लोग जब उसमें बैठे होंगे जिम्मेदार पदों पर, तो क्या ही दुर्गति होगी देश की। लास्ट में चौकीदार को चोर कहने वाले को आप क्या कहेंगे? चौकीदार अगर चोर है तो चोर कहिए, खूब जोर जोर से कहिए, लेकिन चौकीदार को चोर कहते रहने के चक्कर में इस देश को चोर मत बोलने लगी। ये फाइन लाइन आपको पता रहे। एक हम जिस प्रदेश में बैठे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री की बड़ी चर्चा होती है, योगी आदित्यनाथ। उनके बारे में क्या विचार है? जब से मैं जो अभी प्रारंभ में हमारी जो बात हुई कि भाई क्या देना चाहिए गवर्नमेंट को, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो सुरक्षा तो योगी जी ने दे दी। प्रदेश में इतना तो है, मैं इटावा से आता हूँ। आप ये मानिए कि मात्र 1.5-2 दशक पहले स्थिति ये थी कि विद्यालय और विश्वविद्यालय के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो लग जाती थी, शीशे वाली, और ये तय किया जाता था कि आज किस लड़की को, किस बहन को, किस बेटी को उठाना है। ये तय होता था। अब किसी की हिम्मत नहीं है। 2017 से पहले ऐसा होता था। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ, पारपट्टी क्षेत्र से। मैं अपनी आंखों से देखा ये। कोई भी दिन ऐसा नहीं निकलता था जिस दिन अखबार खून से न सना हो। जूते खेत में जिसमें फसल होनी थी, उसमें फिल्म स्टार्स आगे नाच रहे हैं। करोड़ों रुपए किसका है ये, करोड़ों रुपए। और अब उस दुर्गति से प्रदेश मुक्त हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी सरकार है। कुछ एक चीज़ें हैं जो और सुधारनी चाहिए। कमियां तो हमेशा रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है नहीं तो जो लोग जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैं सीधे कहता हूँ, अखिलेश यादव की सरकार थी, 5 मुख्यमंत्री की सरकार कहा जाता था। तो वो लोग तो आज दावा कर रहे हैं कि हम भी सनातनी हैं, कुंभ में जाके कैंप लगा रहे हैं, बड़े बड़े और दावे कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सनातनी है तो मथुरा जाके बोले ना, जाके कि यहाँ पर भगवान कृष्ण है, कोई ईदगाह नहीं है, बोले। मैं तो क्या कहता हूँ, मैं तो इनकी पार्टी के जो भी मार्गदर्शक हैं, जो भी इनके विचारक हैं, मुझे तो उन पर बड़ा तरस आता है
कि कुछ तो रखो। अगर या तो ये बोलो कि नहीं है भाई, बात खत्म होगी। विपक्ष में हो तो पूरे विपक्ष में रहो। मेरा दावा है 10-5 साल में तुम्हारी सरकार आ जाएगी। और ये आधा काला आधा सफ़ेद ऐसा नहीं चलेगा, या तो काला या फिर सफ़ेद हो। सनातनी तो आओ मथुरा, मैं भी बैठूंगा आपके साथ, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग बैठेंगे भीड़ में। बोलो आके कि ये भगवान कृष्ण यहाँ पैदा हुए, तुम्हारे तो वंश के हैं, आपको वंशज मानते हो उनको अपना, तो क्यों नहीं बोलते हो? वो राम को ले आए, तुम कृष्ण को ले आओ। जब दोनों लोग राम और कृष्ण को ला चुको तो मुझे बताना, फिर मैं तीसरा बता दूंगा, उसको ले आएंगे। तो काय के सनातनी हो आप? प्रतीक्षा कर रहे हो कुंभ में तो पापी जाएंगे। तो ये क्या बात हुई? वो भी तो स्नान कर रहे हैं जाकर कुंभ में, तस्वीरें आई। वो कोई और भी बोल रहा था, तो दुनिया भर की चीजें हैं, जाओ, अच्छी बात है। देखो मैं तो ये कहता हूँ, वही बात है कि देश प्रथम होना चाहिए। अब आप व्यक्तिगत लड़ाई मान लेंगे, भाजपा और सपा की वैचारिक मतभेद हो ये अच्छा है, लेकिन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत मतभेद हो ये अच्छा नहीं है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने भी तो राजनीति की थी, राज किया, जनता के दिल पर केवल शुद्ध नीति की थी। राजनीति ने प्रभु राम को मर्यादा में बड़ा किया, राजनीति ने सदा सत्य को प्रहरी जैसा खड़ा किया। राजनीति की सारी चालें सातिर से सातिर हैं जी, राजनीति की सारी चालें दुश्मन के खातिर हैं जी। ये चालें हम दुश्मन पर अगर चलें तो अच्छा है, और राजनीति में राज धर्म का भाव पले तो अच्छा है। अच्छा, नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे और जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार रहे, वो होता है नेता। मैं तो बस इतना कहूँगा, जाते जाते देश के नाम एक ऐसा संदेश आप दे के जाइए हमारे इस पॉडकास्ट वाला के माध्यम से। हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर्स और इवन उनके अलावा जो भी देखे, वो ये देख के समझ जाए कि हाँ, अब इसी राह पे चलना है, यही करना है, और यही भाषा है, इसी भाषा को फॉलो करनी। देखो मैं बहुत अभिषेक भैया, मैं बहुत लाग लपेट वाली बातें बोलता नहीं हूँ। मैं बस, मुझे तो औषधि वहाँ रखनी है जहाँ कोड़ हो गया है। इस देश का नौजवान ये समझ ले कि आप देश के भविष्य को तय करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है ये आप खुद निश्चित करिए, क्योंकि आप ही आपकी कहानी को सबसे अच्छा रचेंगे, कोई दूसरा उसको रचने नहीं आएगा। आपसे अच्छा आपकी कहानी कोई नहीं लिख पाएगा। पहली चीज़ ये, इस देश की बहनें समझ लें कि अगर आप मर्यादित नहीं हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आपने, ईश्वर ने, भगवान ने, इस सृष्टि को बनाने वाले ने आपके शरीर में और पुरुष के शरीर में अंतर किया है, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों में भी थोड़ा बहुत तो अंतर किया होगा। आप जननी हैं और माँ को कितना जिम्मेदार होना चाहिए ये आप तय करें। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस देश के बुजुर्गों से, मैं मानता हूँ इस देश का युवा जरूर लापरवाह है थोड़ा, लेकिन सुधरने की आवश्यकता तो बुजुर्गों को भी है। आप रिटायरमेंट के बाद चौपाल पे बैठ के पत्ते बजाते रहेंगे तो आपकी औलादें आगे आगे हनीर सिंह को ही सुनेंगी। आप उनको कुछ बताएंगी नहीं तो वो क्या करेंगी? जो वो पाएंगी वही सुनेंगी, वैसा ही विचार बनेगा, खान पान, पहनावा, बोलचाल, और ये देश बदल जाएगा। मेरा इन तीनों लोगों से ये निवेदन है, और जो भारतीय इस पूरी दुनिया के जिस भी कोने में है, ये देश रहेगा तो ही आप रहेंगे, तो ही मैं रहूँगा। इस देश से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं चाहूँगा कि जाते जाते कोई एक ऐसी वीर रस की कविता आप सुनाएं जिसको सुन के वाकई दर्शकों के हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, जिसके लिए वीर रस जाना जाता है। कोई भी जो आपकी पसंद की हो। मैं सुनाना चाहता हूँ, और उसी स्वर में जिसमें आप मंच में सुनाते हैं, जिस स्वर में। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। जब तक आप 6 साढ़े 6 बजे जागते हैं और लाइन में लगते हैं कि अब हम नौकरी करेंगे, नौकरी मांगेंगे, ऐसा मत करिए। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। और अंत में चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं।
यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं, और सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं, जिस उपवन में यदि होते नहीं हैं सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। शांत। बहुत अच्छा, बात करके बहुत अच्छा लगा राम भदावर जी से, और मैं चाहूँगा कि जो आपके विचार हैं इसको लोग सुने, समझें और उस पर अमल करें। और हम फिर आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे, कुछ और कविताओं के साथ बात करेंगे आने वाले समय में। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत समय दिया हमको। और मेरे दर्शकों से वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूं, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें, क्योंकि सुझाव से ही सुधार की गुंजाइश निकलती है। और हम चाहते हैं कि हम और भी सुधार करें अपने काम में, ताकि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें। नमस्कार। बहुत आदर, धन्यवाद। धन्यवाद।